दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी यूनिक कहानी जहां स्वॉर्ड्स और गन्स एक साथ चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां वाइल्ड वेस्ट की धूल और मुरीम का खून आपस में मिल जाते हैं। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं हमारी इस एपिक मानवा को। कहानी की शुरुआत एक सुनसान और बेजान जगह से होती है। दूर दूर तक बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिख रहा है। वहीं रेत पर एक बड़े जानवर की पुरानी स्केलेटन पड़ी हुई है जो इस बात का एहसास दिलाती है कि ये जगह कितनी कठोर और बेरहम है। इसी वीराने के बीच एक अकेला काउबॉय घोड़े पर बैठा हुआ एक चट्टान के किनारे खड़ा नजर आता है और यही हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो शांत तरीके से सामने का नजारा देख रहा है, जैसे किसी लंबी यात्रा के दौरान यहाँ रुककर कुछ सोच रहा हो। उसने एक बड़ा स्ट्रॉ हैट पहना हुआ है जो उसके चेहरे का ज्यादा हिस्सा छुपा रहा है। कुछ देर बाद वो अपने हैट को हल्का सा उठाता है और उसका चेहरा दिखाई देता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और तजुर्बा नजर आता है, जैसे वो कोई आम काउबॉय नहीं है। उसके बाद कहानी एक नरेशन के साथ हमें इस दुनिया के इतिहास की तरफ ले जाती है। नरेशन बताती है कि चाइना को एक राज्य के रूप में एकजुट हुए लगभग 1000 साल बीत चुके हैं। 1000 साल का समय बहुत लंबा होता है और इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया था। नरेशन के मुताबिक इस दौरान पुराने एम्परर्स के महान मार्शल आर्ट्स धीरे धीरे बिगड़ गए। जो मार्शल आर्ट्स कभी देश की शक्ति और गर्व हुआ करते थे, उनका असली रूप खो गया। साथ ही इंपीरियल आर्मी, जो कभी मजबूत नियम और डिसिप्लिन के लिए मशहूर थी, अंदर से पूरी तरह करप्ट हो चुकी थी। हमें फर्श पर खून और मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, जो इस बात का सबूत है कि सच्चाई कितनी भयानक थी। फिर नरेशन आगे बताती है कि जो लोग कभी दुनिया के लिए खड़े हुए थे, जो हीरोज हुआ करते थे, उनके डिसेंडेंट्स भी बदल गए। सिर्फ हीरोज ही नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने वाले मार्शल आर्टिस्ट्स और रिलीजियस लोग भी हार गए। समय के साथ उनके आइडियल्स टूट गए। नरेशन और भी कड़वी बात बताती है। 1000 साल का समय इतना लंबा था कि कई लोग जो कभी महान लोगों के वंशज थे, धीरे धीरे इंपीरियल आर्मी के वफादार कुत्ते बन गए। उनका मकसद सच्चाई नहीं, बल्कि पावर और अथॉरिटी हासिल करना रह गया। फिर सीन आम लोगों की तरफ फोकस होती है। हम गांव के गरीब और थके हुए लोगों को देखते हैं। उनके चेहरों पर उम्मीद नाम की कोई चीज नहीं है। नरेशन कहती है कि 1000 साल का समय उन दुखी लोगों को एक ऐसे अंधेरे गड्ढे में ढकेल चुका था जहां बस निराशा ही निराशा थी। लोगों ने दुख सहना अपनी किस्मत मान लिया था और वो लोग सोचने लगे थे कि शायद ये दुनिया ही नरक का दूसरा रूप है। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया गया। ये खबर धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। लोग हैरान थे। उनके लिए ये एक ऐसी बात थी जो पहले कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। नरेशन उस नए कॉन्टिनेंट का डिस्क्रिप्शन देती है। खुले समुद्र को एक बड़े से शिप के जरिए पार करने के बाद लोगों को एक ऐसी जमीन मिली थी जहां खुले मैदान थे, घने जंगल थे, खूबसूरत नदियां थीं और नेचर के काउंटलेस ट्रेजर्स मौजूद थे। हम बड़े बड़े नदियों, झरनों और हरे भरे इलाकों को देखते हैं। साथ ही कुछ जगहें इतनी कठोर और जंगली थीं कि वहां जीना आसान नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद वो जगह एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी थी। एक ऐसी जगह जहां लोग अपनी किस्मत दोबारा लिख सकते थे। जब ये खबर फैली तब हर तरह के लोग उस नए कॉन्टिनेंट की तरफ निकल पड़े। नरेशन बताती है कि उनमें मार्शल आर्टिस्ट्स, पुरानी डायनेस्टी के डिसेंडेंट्स, क्रिमिनल्स जिन्होंने क्राइम किए थे और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ईविल डिमोनिक आर्ट सीख रखी थी। हर किसी के पास अपना एक रीजन था। इसी वजह से काउंटलेस शिप्स लगातार समुद्र पार उस नए कॉन्टिनेंट की तरफ जाने लगे थे। नरेशन कहती है कि काउंटलेस कन्विक्शंस और काउंटलेस रीजंस के साथ लोग उस लैंड पर पहुंचने लगे। लेकिन जब इतने सारे लोग इतनी अलग अलग सोच और एम्बिशंस के साथ एक जगह इकट्ठा होते हैं तो टकराव होना तय होता है। ग्रीड, सेल्फिशनेस, डिजायर्स, पावर की भूख, ये सब मिलकर एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का कारण बने। हर तरह के मार्शल आर्टिस्ट्स अपनी इच्छा दूसरों पर थोपने की कोशिश करने लगे। खून बहा, लड़ाई हुई और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए। लेकिन इसी क्लैश से कुछ नया भी जन्म लिया। नरेशन बताती है कि उन लड़ाई झगड़ों से जो चिंगारी निकली वही एक न्यू मुरिम की लाइफ एनर्जी बन गई। यानी 1000 साल बाद एक बिल्कुल नया मुरिम जन्म ले रहा था। ये एक ऐसा मुरिम था जहां इंपीरियल एम्पायर का प्रेशर नहीं था। ऐसा मुरिम जहां हर मार्शल आर्टिस्ट अपने तरीके से जी और लड़ सकता था। पुरानी रोमांटिक कहानियों और मार्शल लेजेंड्स का सपना फिर से लोगों के दिलों में जलने लगा और धीरे धीरे वो चिंगारी एक आग में बदल गई। नरेशन फिर कहती है कि 1000 साल बाद जो ये नया मुरिम पैदा हुआ था उसे इतनी आसानी से बुझाया नहीं जा सकता था। चाहे एम्परर और इंपीरियल आर्मी समुद्र के उस पार अब भी मौजूद क्यों ना हो, ये नया मुरिम अपनी अलग पहचान बना चुका था। इतना सब बताने के बाद कहानी वापस उस काउबॉय के पास लौट आती है जो शुरू में रेगिस्तान में नजर आया था। अब हम देखते हैं कि वो एक पुरानी किताब पढ़ रहा है।
किताब के पेजेस पर खून के दाग लगे हुए हैं जो तुरंत क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं। फिर वो हल्की सी सोच में पढ़कर कहता है, ये कहानी आखिर कितनी लंबी है। किताब बंद करने के बाद फिर कैमरा एंगल चेंज होता है और हमें पता चलता है कि वो ये बातें एक मरे हुए आदमी की लाश से कर रहा है। काउबॉय किताब से नजर हटाकर हल्की सी थकी हुई मुस्कान के साथ कहता है, बेवकूफ, रोमांस और एडवेंचर के लिए सही वक्त तब होता है जब आदमी आराम से लेटकर स्नैक्स खा रहा हो और मार्शल आर्ट्स की कहानियां पढ़ रहा हो। फिर वो आगे बताता है, तुम आखिर रोमांस ढूंढ ही क्यों रहे थे जबकि लियू बैंग यानी हान डायनेस्टी का पहला एम्परर का बनाया हुआ देश जो नॉर्मली 500 साल चलना चाहिए था, वो मुरेम और मार्शल आर्ट्स की वजह से 1000 साल तक चल गया। इस डायलॉग से हमें समझ आता है कि उसे पास्ट की स्टोरीज और इस रोमांस को कितना बेकार मानता है। फिर वो काउबॉय अपनी जगह से उठता है और वहां से आगे बढ़ने लगता है। पूरा सीन अब क्लियर होता है। ये एक बेहद खौफनाक और खूनी जगह है। रेगिस्तान की तपती धूप के नीचे चारों तरफ बस मरे हुए लोग पड़े हैं। लाशों पर क्रोज बैठकर अपना शिकार नोच रहे हैं। चारों तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है और मौत का सन्नाटा छाया हुआ है, जैसे यहाँ कुछ वक्त पहले एक खतरनाक कत्लेआम हुआ था। कुछ देर चलने के बाद उसकी नजर एक टूटे हुए कैरेज पर पड़ती है। कैरेज के पास रुककर वो बैटलफील्ड को एनालाइज करता है और धीरे से कहता है, कैरेज पर पड़े निशानों को देखकर लगता है कि कैरावान पर हमला हुआ था और जिस तरह सारा कीमती सामान गायब है उससे लगता है कि ये काम थीव्स या बैंडिट्स का है। लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्की सी निराशा आ जाती है। वो आसपास नजर दौड़ाता है और हल्की सी जुबान क्लिक करते हुए कहता है, उन्होंने वो सब कुछ ले लिया जिससे थोड़े बहुत पैसे बन सकते थे। उसे मरे हुए लोगों से ज्यादा इस बात का अफसोस है कि थीव्स ने लूटने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो एक वुडन बॉक्स के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके अंदर खोजना शुरू करता है और उस बॉक्स के बीच से एक लाइट ब्लू रंग का कपड़ा उठाता है। ये कपड़े का साइज देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस सडनली चेंज हो जाते हैं। वो कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। उस छोटी सी शर्ट को देखकर उसके दिमाग में एक थॉट आता है, इनके साथ एक बच्चा भी था। फिर उसका चेहरा अब और ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो समझ जाता है कि थीव्स ने उस बच्चे को मारा नहीं होगा, शायद बच्चे को बेचने के लिए ले गए होंगे या फिर उसे अपने जैसा बनाने के लिए साथ ले गए होंगे। उसके बाद वो और भी कड़वी बात कहता है, इस दुनिया में ऐसी चीजों को रोका भी नहीं जा सकता। फिर वो मुड़ता है, अपने घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। उसका चेहरा हैट के नीचे छिपा हुआ है, उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं है और फिर वो खून से लथपथ और लाशों से भरे रेगिस्तान में अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ा देता है। पीछे छूट जाते हैं मरे हुए लोग, टूटी हुई कैरेज और वो भयानक सन्नाटा। फिर सीन बदलता है और हमें इस रेगिस्तान के बीच एक बहुत ही डिटेल्ड और शानदार टाउन दिखाया जाता है। ये शहर देखने में बिल्कुल किसी पुराने अमेरिकन काउबॉय टाउन जैसा लगता है, जिसमें लकड़ी के बने बिल्डिंग्स हैं, लेकिन इसके मेन एंट्रेंस पर एक ट्रेडिशनल चाइनीज आर्चवे बना हुआ है जो इस दुनिया की ड्यूअल कल्चर को परफेक्टली दर्शाता है। हमें एक इन के अंदर का सीन दिखता है जहाँ काफी भीड़ और शोर शराबा हो रहा है। लोग टेबल पर बैठकर चाइनीज डोमिनोज खेल रहे हैं और एक आदमी जोर से हंसते हुए कहता है, तुम लोग फिर से हार गए। दूसरी तरफ कोई कस्टमर ऑर्डर दे रहा है, एक और प्लेट डंपलिंग्स लाओ और ओल्ड कॉन्टिनेंट से आई हुई शाओजिंग वाइन भी लाना। टेबल के दूसरे कोने में दो लोग आपस में सीरियस बातें कर रहे हैं। एक आदमी थोड़ा परेशान होकर कहता है, क्या तुमने सुना, मैनसॉक का मर्चेंट ग्रुप भी लूट लिया गया। उनके पास 5 एस्कॉर्ट्स थे, फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर पाए और सिर्फ एक कैरियर मुश्किल से जिंदा बच पाया। आखिर ये मुरिम यूनियन वाले कर क्या रहे हैं। वो आदमी गुस्से में टेबल पर कप को जोर से रखकर कहता है, पूरा टाउन अंदर और बाहर दोनों तरफ चोरों से भरा हुआ है और जो लोग मरने चाहिए वो मर नहीं रहे। उसका साथी आसपास देखकर डरते हुए कहता है, ऐसे जोर जोर से मत बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो पता नहीं वो इस बार क्या नया बवाल खड़ा कर देंगे। लेकिन पहला आदमी गुस्से में स्नॉट करता है और बोलता है, सुनने दो उन्हें। क्या तुम्हें लगता है मैं डर के मारे चुप रहता हूँ? नहीं, बल्कि इसलिए चुप रहता हूँ क्योंकि वो लोग बहुत घिनौने होते हैं। तभी इनका दरवाजा जोर से खुलता है और सबका ध्यान दरवाजे की तरफ चला जाता है। हम देखते हैं ये हमारा एमसी है। वो वही बड़ी सी स्ट्रॉ हैट और पीठ पर स्वॉर्ड लटकाए दरवाजे पर खड़ा है। उसकी प्रेजेंस आते ही पूरे इनमें एक भारी सन्नाटा छा जाता है। वो अंदर आता है और अपनी ठंडी आवाज में पूछता है, क्या यहाँ कोई सीट खाली है? इनका कुक जो शायद ऑनर भी है, वो थोड़ा घबराकर उसे वेलकम करता है और कहता है, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ। एमसी चुपचाप एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। ओनर उसके पास आकर कहता है, इन लोगों की नजरों पर ध्यान मत दो, यहाँ आमतौर पर ट्रैवलर्स आते नहीं हैं, इसलिए वो लोग तुम्हारे जैसे अनजान चेहरों को देखकर घूर रहे हैं। और वैसे भी आजकल यहाँ का माहौल भी कुछ ठीक नहीं है। पिछले कुछ वक्त से बहुत सारे आउटसाइडर्स यहाँ आ रहे हैं। फिर ओनर पूछता है, वैसे आप क्या ऑर्डर करेंगे? एमसी बिना मेन्यू देखे सीधा बोल देता है, जो सबसे जल्दी बन सकता है वही ले आओ। उसका जवाब सुनकर ओनर हंसता हुआ कहता है, लगता है तुम बहुत भूखे हो, थोड़ी देर रुकना, मैं नूडल्स लेकर आता हूँ। ओनर जाने लगता है लेकिन एमसी उसे रोक लेता है
और पूछता है, लेकिन मेरे अलावा भी कोई और यहाँ आया है क्या? ये सवाल सुनते ही ओनर रुक जाता है, लेकिन जवाब देने से पहले ही इन के दूसरे हिस्से से एक जोर की आवाज आती है। पूरे टैवर्न का ध्यान उधर चला जाता है। हम देखते हैं कि गैम्बलिंग टेबल पर बैठा एक आदमी गुस्से से चिल्लाता है, साला कमीने, तूने चीटिंग की है ना? ओनर भी आवाज की तरफ देखने लगता है और हमारा एमसी भी चुपचाप वाइन पीता है और उस तरफ देखने लगता है। फिर हम देखते हैं वो आदमी गुस्से में टेबल पर मुट्ठी मारता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुझे लगा मुझे पता नहीं चलेगा कमीने? लेकिन वो जिस आदमी पर चीटिंग का इल्जाम लगाया जा रहा है उसके चेहरे पर डर का नाम तक नहीं है। वो आराम से कुर्सी पर बैठकर अपना कान खुजाता है और हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, ओहो अच्छा ऐसा है क्या? तुम ये तक सोचने को तैयार नहीं हो कि शायद तुम्हारे हाथ ही बेकार हैं और तुम सीधा मुझे चीटर बोल रहे हो। लेकिन सामने वाला गुस्से में कहता है, तो तुझे क्या लगता है मैं पूरा दिन हार रहा था और तू पूरा दिन जीत रहा था? अगर तूने चीटिंग नहीं की होती तो ये कभी हो ही नहीं सकता। फिर वो चीटिंग करने वाला आदमी उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करता है और ताना मारता हुआ कहता है, मुझे तो लगता है प्रॉब्लम तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि बाकी लोगों ने भी तो पैसे जीते हैं। तभी सीन इनके दूसरे कोने में बैठे हमारे एमसी की तरफ जाती है। वो चुपचाप ये सब देख रहा होता है और अपने कप से शराब पीते हुए एक छोटी सी स्माइल करता है और धीरे से कहता है, ओहो तो वो कमीना यहाँ है। फिर वो गैम्बलिंग टेबल की तरफ जाने लगता है। उधर गैम्बलिंग टेबल पर सिचुएशन और भी गर्म हो चुकी होती है। गुस्से वाला आदमी फिर से चिल्लाता है और उस पर अभी भी चीटिंग का इल्जाम लगा रहा होता है। लेकिन चीटिंग करने वाला आदमी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। वो उल्टा जवाब देता है, तुम लगातार मुझे चीटर बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने चीटिंग की है? बिना सबूत के तुम मुझे अक्यूज नहीं कर सकते। फिर वो और भी ज्यादा ताना मारता है और कहता है, या फिर प्रॉब्लम तुम्हारे हाथ में नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है। ये सुनकर वो आदमी और भी गुस्सा हो जाता है और चीटिंग करने वाले आदमी की कॉलर पकड़ लेता है। गुस्से में दांत पीसकर चिल्लाता है, कमीने तेरी इतनी हिम्मत! लेकिन जिस आदमी का कॉलर पकड़ा गया है उसके चेहरे पर अब भी डर नहीं होता। वो चीटिंग करने वाला आदमी उसकी आंखों में देखकर पूछता है, क्या तुम सच में लड़ना चाहते हो? ये सुनकर सामने वाला और भी भड़क जाता है, बिल्कुल, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी देर से तुम्हारी बकवास क्यों सुन रहा था? फिर वो चीटिंग करने वाला आदमी फाइट करने के लिए रेडी होते हुए कहता है, सब लोग तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले एमसी का हाथ आकर उस आदमी के कंधे पर टिक जाता है और वो कहता है, हे यांग वैंग। यांग वैंग इरिटेट होकर कहता है, देख नहीं रहे मैं बिजी हूँ। लेकिन एमसी उसकी बात इग्नोर कर देता है और उसके कंधे को मजबूती से पकड़कर कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये सुनते ही यांग वैंग का शरीर एकदम जम जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। वो हिचकिचाती हुई आवाज में बोलता है, ज़ैंग चियन तुम यहाँ? हमें आखिरकार यहाँ हमारे हीरो का नाम पता चल जाता है, ज़ैंग चियन। उधर गुस्से वाले गैम्बलर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये न्यूकमर कौन है जिसे देखकर यांग वैंग इतना डरा हुआ है। फिर वो एमसी यानी ज़ैंग चियन से कहता है, हे लड़के, तुम इस आदमी से बाद में बात करना, पहले मुझे निपटने दो। लेकिन ज़ैंग चियन उसकी बात काट देता है और उसे घूर कर कहता है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए चुप रहो। यांग वैंग जबरदस्ती एक फेक स्माइल लाने की कोशिश करता है। उसके चेहरे से पसीना आने लगता है। वो नर्वसली हंसता हुआ कहता है, ज़ैंग चियन नहीं, ब्रदर ज़ैंग चियन, कितना अजीब कोइंसिडेंस है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ज़ैंग चियन कहता है, 2 महीने हो गए हैं, तुम्हारे हाल कैसे हैं? यांग वैंग एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं ब्रदर ज़ैंग चियन? लेकिन ज़ैंग चियन एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जवाब देता है, मेरे हाल ठीक नहीं है, लेकिन किसी वजह से तुम्हारे ग्रुप के बाकी सभी मेंबर्स ने यही कहा कि उनके हाल भी ठीक थे। ये सुनते ही यांग वैंग को समझ आ जाता है कि उसके गैंग के साथ क्या हुआ है। फिर वो डर डर के पूछता है, क्या आप मेरे दोस्तों से मिले थे? ज़ैंग चियन बिना इमोशन के जवाब देता है, हाँ, और तुम आखिरी बचे हो। ये शब्द सुनते ही यांग वैंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है। यांग वैंग धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और सफाई देने लगता है, सच कहूं तो मैंने उन्हें मना किया था कि एक मार्शल आर्टिस्ट को चाइनीज डोमिनोज में लूटना बेवकूफी है। अगर हम पकड़े गए तो हमें मार दिया जाएगा। लेकिन ज़ैंग चियन उसकी बात काट देता है और कहता है, लेकिन आखिर में तुमने किया तो था। बस इतना सुनते ही यांग वैंग की सारी उम्मीद टूट जाती है। फिर अगले ही सेकंड वो वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन ज़ैंग चियन हल्की सी सांस लेता है और अगले ही मोमेंट वो फुल स्पीड से जाकर उसके बाल पीछे से पकड़ लेता है और पूरी ताकत से उसका मुंह टेबल पर पटक देता है। इनके अंदर बैठे सब लोग शॉक में जम जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या है। यांग वैंग टेबल पर दबा हुआ दर्द से करहा रहा होता है। वो कांपती आवाज में बोलता है, मैंने सच में उन्हें ये करने को नहीं कहा था। ज़ैंग चियन कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, और तुम चुपचाप बैठे रहे तब तक जब तक मैं अपना सब कुछ हार नहीं गया।
यांग वैंग गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगता है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, हमारा कोई प्लान नहीं था आपको फंसाने का, चाहे आप बीच में उठ भी जाते तब भी हम आपके पीछे नहीं आते। फिर जैंग चियान टेबल से एक डोमिनो कार्ड उसके सामने लाकर कहता है, तुम्हें लगता है ऐसे भीख मांगने से ये सच बदल जाएगा कि तुमने मुझे गैम्बलिंग में स्कैम किया था? जैंग चियान गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ओए यांग वैंग, मेरे पैसे कहाँ हैं? ये सवाल सुनते ही यांग वैंग का चेहरा और भी सफेद पड़ जाता है। वो हिचकचाते हुए कहता है, मैंने वो पैसे मुरिम यूनियन को एक बाउंटी पे करने के लिए दे दिए। ये सुनते ही जैंग चियान का गुस्सा आसमान छू जाता है। वो यांग वैंग का सर और जोर से टेबल पर दबाता है और बोलता है, कुत्ते की बच्चे, तूने अभी क्या बोला? मेरे पैसे से बाउंटी पे की थी? यांग वैंग दर्द से करहा उठता है, लेकिन फिर भी सफाई देने की कोशिश करता है। लेकिन मैं करता भी क्या, मुरिम यूनियन की ब्रांच भी यही थी और मुझे भी तो इनमें आकर कुछ खाना था। जैंग चियान गुस्से में उसकी शर्ट का कॉलर पकड़कर कहता है, तो तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? यांग वैंग जल्दी से पीछे की तरफ इशारा करता है, नहीं नहीं, मैंने यहाँ आज जो पैसे जीते हैं शायद उनसे काम चल जाए। जैंग चियान उसे छोड़ता है और टेबल पर रखे पैसे लेने लगता है, लेकिन तभी गैम्बलिंग से हारा आदमी जैंग चियान से कहता है, रुको, वो उसने चीटिंग करके जीते हैं, वो मेरे पैसे हैं। जैंग चियान धीरे से अपना सर घुमाता है और उस आदमी की तरफ देखकर जवाब देता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो तुम्हारा है वो बाद में उस कमीने से ले लेना। ये सुनते ही गैम्बलर गुस्से से फट पड़ता है। वो चिल्लाता है, कमीने, तू क्या बकवास कर रहा है? और वो पीछे से जैंग चियान पर हमला कर देता है, लेकिन जैंग चियान मुड़ता तक नहीं। वो अपनी जगह पर खड़े खड़े बस अपना हाथ पीछे करता है, उस आदमी का हाथ पकड़ता है और उसे हवा में घुमाकर फर्श पर बुरी तरह पटक देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। गैम्बलर के दो साथी गुस्से में आगे बढ़ते हैं। एक आदमी सीधा जैंग चियान की तरफ अटैक करता है, लेकिन जैंग चियान के एक्सप्रेशन में जरा सा भी चेंज नहीं आता। वो आसानी से उसका पंच डॉज कर लेता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। दूसरा आदमी दूसरी डायरेक्शन से जैंग चियान के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जैंग चियान दूसरे हाथ से उसका भी कॉलर पकड़ लेता है और अगले ही सेकंड उन दोनों गैम्बलर्स के सर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। वो दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं। इनके कस्टमर्स, वेटर और ओनर सब शॉक में जमकर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। किसी में भी मुंह से आवाज निकलने की हिम्मत नहीं होती। फिर जैंग चियान यांग वैंग की तरफ चलना शुरू करता है। जैंग चियान को अपनी तरफ आते देख यांग वैंग डर जाता है। वो बोलता है, ब्रदर जैंग चियान, आप फिर मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? जैंग चियान उसका कॉलर पकड़कर कोल्ड टोन में कहता है, और किस लिए आऊंगा कमीने? जो तुमने दिया है वो इनफ नहीं है? यांग वैंग का चेहरा और भी उतर जाता है। वो जल्दी से बोलता है, लेकिन मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। लेकिन तभी अचानक इनके दूसरे कोने से एक गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है। जैंग चियान की नजर उस तरफ चली जाती है। हम देखते हैं कि वही गैम्बलर जो अब भी गुस्से से भरा हुआ खड़ा है, उसके नाक से खून बह रहा है। वो चिल्लाता है, कमीने, तूने मेरी नाक की ये हालत कर दी, तू तो अब गया। लेकिन जैंग चियान बिल्कुल कामली कहता है, तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए माफी चाहता हूं, पर मैंने तुमसे भी ज्यादा पैसे उस आदमी से हारे थे। लेकिन वो गैम्बलर जैंग चियान से उलझने की बजाय इनसे बाहर निकल जाता है। जैंग चियान उसे अचानक जाते हुए देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आता है। फिर यांग वैंग से पूछता है, ये गधे कौन थे? यांग वैंग भी हिचकिचाते हुए बोलता है, वैसे उसका नाम जिन यांग सुक है। फिर जैंग चियान वापस यांग वैंग की तरफ देखता है और कहता है, जो भी हो, अब बताओ तुम मेरे पैसे कैसे वापस करोगे, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा ची सेंटर हमेशा के लिए बर्बाद कर दूं? यांग वैंग घबराता हुआ बोलता है, मेरा ची इतना कमजोर है कि उसे डिस्ट्रॉय करने से भी क्या फायदा होगा? उसकी बात सुनकर जैंग चियान गुस्सा हो जाता है और अपनी मुट्ठी कस लेता है। ये देखकर यांग वैंग की सांसें रुक सी जाती हैं। वो जल्दी से अपनी जेब में हाथ डालता है और एक आइटम निकालता है। ये एक जेड की रिंग है जो मैंने न्यू सिचुआन से हासिल की थी। अगर सही बायर मिल जाए तो काफी अच्छी प्राइस मिल सकती है। फिर वो डरे हुए चेहरे के साथ पूछता है, ब्रदर जैंग चियान, क्या ये काफी होगा? जैंग चियान उस रिंग को रख लेता है और सेटिस्फाइड होकर कहता है, ठीक है, ये काफी होगा। फिर वो अपने आसपास नजर दौड़ाता है। पूरा इन अब भी उसे डर और शौक के मिक्सचर के साथ देख रहा होता है। जैंग चियान उन सभी डर भरी निगाहों को कंप्लीटली इग्नोर करता है। वो ओनर की तरफ देखते हुए पूछता है, मेरे नूडल्स कब तैयार होंगे? फिर कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं हमारा हीरो जैंग चियान आराम से अपने गर्मा गर्म नूडल्स खा रहा है। उसके ठीक सामने वही स्कैमर यांग वैंग बैठा है, जिसके चेहरे पर डर के मारे पसीना छूट रहा है। यांग वैंग घबराते हुए कहता है, ब्रदर जैंग, ये आराम से नूडल्स खाने का वक्त नहीं है, जल्दी से इस इन को छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर होगा। जैंग चियान बिना किसी टेंशन के सूप पीता रहता है। यांग वैंग उसे समझाता है कि उसने जिन यांग सुक की नाक तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो बताता है, जिन यांग सुक बाहर से देखने में कमजोर और बेकार आदमी लग सकता है, लेकिन इस एरिया में कोई भी उस पर हाथ रखने की हिम्मत नहीं करता, और इसका रीजन है जिन यांग सुक का बड़ा भाई जिन चुंगसुक। वो इस इलाके का एक जाना माना मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है और वो बहुत फेमस भी है। जैंग चियान बिना किसी एक्सप्रेशन दिए कहता है, मुझे भी थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स आती है। ये सुनकर यांग वैंग हंसी के साथ कहता है कि उसे ये बात अच्छी तरह पता है। हर्मिट वैली के ब्रदर जैंग की स्किल कौन नहीं जानता। फिर वो मजाक में कहता है कि सबको लगता था तुम्हारी स्वॉर्ड सिर्फ डेकोरेशन है जब तक तुमने उसे बाहर नहीं निकाला। जैंग चियान थोड़ा चिढ़कर पूछता है, बेवकूफ, तो फिर
प्रॉब्लम क्या है? घुमा फिराकर बात मत कर, सीधी बात कर। फिर यांग वैंग का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि असल प्रॉब्लम जिन यांग सुक का भाई भी नहीं है। असल प्रॉब्लम एक ईविल सेक्ट है। ये एक ऐसा सेक्ट है जिसका नाम सुनते ही लोग डरा करते हैं। वो बताता है कि जिन चुंगसुक जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसका नाम डॉगमा सेक्ट है। जैसे ही ये नाम आता है एटमॉस्फेयर थोड़ा हैवी हो जाता है। यांग वैंग के पीछे एक डार्क और डेंजरस इमेज दिखाई देती है जो ये बताती है कि ये कोई आम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये सुनकर ज़ैंग चियान थोड़ा सा सरप्राइज होता है। वो कहता है कि उसने सुना था कि इस एरिया में मार्शल अलायंस की ब्रांच मौजूद है। अगर मार्शल अलायंस यहाँ है तो फिर एक ईविल सेक्ट इतनी ओपनली कैसे ऑपरेट कर सकता है? यांग वैंग के चेहरे पर एक चालाक सी स्माइल आ जाती है। उसे लगता है कि अब ज़ैंग चियान की इंटरेस्ट जाग गई है। वो मजाक में कहता है कि इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए कम से कम एक सिल्वर कॉइन तो बनता है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि ज़ैंग चियान का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। वो धीरे से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और उसके चेहरे पर वही डेंजरस लुक वापस आ जाता है। मुट्ठी देखते ही यांग वैंग की सारी बिजनेस वाली हिम्मत हवा हो जाती है। वो डरता हुआ बोलता है, नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस आप अपनी फिस्ट नीचे कर लो। फिर वो डिटेल में बताना शुरू करता है। वो समझाता है कि बाहर से देखने पर डॉगमा सेक्ट किसी ईविल सेक्ट जैसा नहीं लगता, क्योंकि उनका बॉस और मार्शल अलायंस ब्रांच मैनेजर के बीच काफी क्लोज रिलेशनशिप है। इसी वजह से ब्रांच उनके काम में इंटरफियर नहीं करती। दोनों साइड अपनी अपनी बाउंड्रीज में रहते हैं और एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, लूजर यांगसुक का भाई जिन चोंगसुक उस सेक्ट के पावरफुल मेंबर्स में से एक है। ये सब सुनकर ज़ैंग चियान के चेहरे पर हल्की सी सोचने वाली एक्सप्रेशन आ जाती है। फिर वो कहता है, तो मार्शल अलायंस यहाँ काफी अच्छा काम कर रही है। यांग वैंग भी सर हिलाकर कहता है कि टाउन के रेसिडेंट्स भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। उनके आसपास इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो हर आउटसाइडर को ब्लेम करने लगते हैं। ज़ैंग चियान कहता है कि अगर उनको इतनी प्रॉब्लम है तो फिर वो लोग यहाँ रुकने की जगह सीधा टाउन छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? जब ये बात चल रही होती है तब हम देखते हैं कि इनके दूसरे कस्टमर्स भी चुपचाप उनकी तरफ देख रहे हैं। कुछ लोग धीरे धीरे उठकर दूर जाने लगते हैं। उनके चेहरे पर क्लियरली लिखा होता है कि वो मार्शल आर्टिस्ट से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। दूसरा कहता है कि लोग झगड़े से नहीं, गंदगी से बचने के लिए दूर रहते हैं। उनकी बातों से साफ पता चलता है कि आम लोग मुरिम की दुनिया से कितने परेशान हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि इन ओनर उसके टेबल के पास आकर कुछ कॉइन्स रखते हुए कहता है कि वो नूडल्स और अकोमोडेशन का पैसा वापस दे देगा, लेकिन वो और कोई प्रॉब्लम एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और फिर बिल्कुल सीधे लफ्जों में बोलता है, सर अब प्लीज मेरी टैवर्न से निकल जाओ। यांग वैंग तुरंत अग्री करता है, हाँ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अगर डॉगमा सेक्ट वाले आ गए तो हमारा जिंदा बचना नामुमकिन है। लेकिन हमारा हीरो भागने वालों में से बिल्कुल नहीं है। वो दोनों की बातों को कंप्लीटली इग्नोर करता है। वो नूडल बोल को एक ही सांस में पूरा पी जाता है। पूरा बोल साफ करने के बाद वो आराम से एक लंबी डकार लेता है और अपने दांत खुजाते हुए कहता है, मुझे लगता है हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। ये सुनते ही यांग वैंग शॉक में पूछता है, क्या तुम इंपीरियल फोर्सेस के कोई हाई लेवल एक्सपर्ट हो? उन डॉगमा सेक्ट वालों के पास कम से कम 20 लोग हैं। तुम अकेले इतने लोगों का सामना आखिर कैसे करोगे? लेकिन ज़ैंग चियान फिर भी शांत रहता है। उसे शांत रहता देख यांग वैंग कहता है कि ये ईगो दिखाने का वक्त नहीं है। अगर तुम जाना नहीं चाहते हो तो मैं अकेला चला जाऊंगा। लेकिन ज़ैंग चियान आराम से वाइन पीते हुए बोलता है, अगर तुम्हें भागना ही था तो बातें करने की जगह मुझे पकड़कर कब का निकल जाना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। जान चियान की बात खत्म होते ही टैवर्न के बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल एंट्रेंस पर एक मस्कुलर आदमी नजर आता है। उसका शरीर किसी जंगली जानवर की तरह मजबूत लग रहा होता है। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर कहता है, हाँ, अब भागने के लिए वाकई देर हो चुकी है। ये और कोई नहीं बल्कि जिन चुंगसुक है। उसके पीछे उसका छोटा भाई जिन यांगसुक खड़ा है, जिसकी नाक पर पट्टी बंधी है, और वो झांग चैन की तरफ इशारा करके चिल्लाता है, ब्रदर, यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे स्कैम किया और मेरी नाक तोड़ दी। लेकिन उसका बड़ा भाई जिन चुंगसुक उसकी बात सुनकर तुरंत नाराज हो जाता है। वो उसकी तरफ घूर कर कहता है, तुम्हें स्कैम किया। ये सुनकर ही यांगसुक का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। वो जल्दी से अपनी बात बदलने लगता है और हिचकिचाते हुए कहता है कि नहीं, असल में वो लोग स्कैमर नहीं है, वो उसका पैसा बस कोलैटरल में दिया था। जिन चुंगसुक उसकी बात सुनकर बस उसे बेवकूफ कहता है। उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वो अपने छोटे भाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। फिर वो अपनी नजर झांग चियन और यांग वैंग पर टिकाता है। फिर कहता है कि ये लोग इस टाउन के तो नहीं लगते, और फिर गुस्से भरी आवाज में पूछता है कि किसी और के टाउन में आकर इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने की हिम्मत तुमने कैसे की? इसी बीच टैवर्न ओनर डर डर कर आगे आता है। वो बहुत ही संभल कर बात करता है और कहने लगता है कि ये टेबल्स बस कुछ दिन पहले ही नए लाए गए थे। उसकी आवाज में सिर्फ एक ही कंसर्न होता है। लेकिन जैसे ही जिन चुंगसुक उसकी तरफ खौफनाक नजर से देखता है, ओनर का रंग उड़ जाता है। वो घबराकर एक छोटी सी चीख निकाल देता है और तुरंत पीछे हट जाता है। यांग वैंग ये सब देखकर और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। उसके माथे से पसीना आने लगता है। लेकिन उसके ऑपोजिट झांग चैन अब भी बिल्कुल शांत बैठा हुआ होता है। यांग वैंग जिन चुंगसुक को अपनी तरफ आते देख डर से चेयर से खड़ा होने लगता है। झांग चैन यांग वैंग से कोल्ड टोन में कहता है, बैठ जाओ, अगर तुम खुद अपनी मौत नहीं चाहते। ये सुनकर यांग वैंग तुरंत अपनी चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, ब्रदर झांग, क्या बात कर रहे हैं? मैं
तो पहले से ही बैठा हुआ हूँ। लेकिन झांग चियन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तब तक जिन चुंगसक और उसके साथ ही टैवर्न के अंदर और आगे बढ़ने लगते हैं। उनके कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही होती है। जो कस्टमर्स अभी तक बैठे थे वो धीरे धीरे साइड हटने लगते हैं। कोई भी इन लोगों के बीच फंसना नहीं चाहता। टैवर्न के बीच में अब एक खाली जगह बन जाती है और सबकी नजर एक ही टेबल पर टिक जाती है। इतने सारे लोगों को देखकर यांग वैंग का गला सूख जाता है। वो कभी जिन चुंगसक को देखता है और कभी जैंग चियन को। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर जिन चुंगसक फाइनली सामने आकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है, मेरा नाम जिन चुंगसक है और लोग मुझे इस टाउन का प्रॉब्लम सॉल्वर कहते हैं। फिर वो कोल्ड टोन में कहता है कि कुछ सेकंड पहले तक वो यहाँ की शांति का मजा ले रहा था, लेकिन लगता है आज उसे थोड़ा काम करना पड़ेगा। उधर जैंग चियान कुछ भी नहीं कहता। वो चुपचाप वाइन पी रहा होता है। लेकिन इस खामोशी को तोड़ते हुए यांग वैंग सामने आता है। वो सिचुएशन को देखकर पसीने से भीग रहा होता है। वो जल्दी से जिन चुंगसक को ग्रीट करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता हुआ कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम यांग वैंग है। लगता है यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जिन चुंगसक उसकी तरफ अजीब सी शक्ल बनाकर देखता रहता है, जबकि यांग वैंग बिना रुके बात आगे बढ़ाता है। वो जिन चुंगसक की तारीफ करता हुआ कहता है कि कुछ ही दिन पहले वो इस टाउन में आया था और तब से ब्रदर जिन के बारे में बहुत सी कहानियां सुन रहा है। हर कोई उनकी जस्टिस और ईमानदारी की तारीफ करता है, इसीलिए वो पर्सनली उनसे मिलना चाहता था। और आज इत्तेफाक देखो कि उनसे यहाँ मुलाकात हो गई। उसके चेहरे पर एक जबरदस्ती वाली हंसी चिपकी हुई होती है, जैसे वो डेस्परेटली सिचुएशन को ठंडा करना चाहता हो। फिर वो जैंग चियान की तरफ इशारा करके बताता है कि ये ब्रदर जैंग है, जैंग क्लैन से। उसे टाउन में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। यांग वैंग की पूरी कोशिश होती है कि कॉन्वर्सेशन को नॉर्मल बना दिया जाए और फाइट की बात ही ना आए, लेकिन जिन चुंगसक के चेहरे पर कोई सॉफ्टनेस नजर नहीं आती। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी रहती हैं। लेकिन बिना वार्निंग के जिन चुंगसक यांग वैंग की तरफ फिंगर पॉइंट करके कहता है, तू एक स्कैमर। फिर वो जैंग चियान की तरफ फिंगर पॉइंट करके कहता है, और तू एक थग। फिर वो अपनी कहानी शुरू करता है। वो कहता है कि एक पीसफुल टाउन में आकर तुम लोगों ने लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स को लूटने की कोशिश की, फिर मेरे भाई पर हमला किया और उसे बुरी तरह इंजर्ड कर दिया। उसकी बातों को सुनकर जैंग चियान और यांग वैंग के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। वो आगे कहता है कि एक राइचियस आदमी होने के नाते वो इन सब क्राइम्स को इग्नोर नहीं कर सकता, इसीलिए अब वो दोनों को अरेस्ट करेगा और मार्शल अलायंस ब्रांच में लेके जाएगा। फिर चेहरे पर खतरनाक स्माइल लाकर कहता है कि अगर रेजिस्ट किया तो अननेसेसरी चोट भी लग सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि चुपचाप साथ चलो। उसकी बात सुनकर जैंग चियन हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि कम से कम एक बात अच्छी है, जिन चुंगसुक लोगों को यूं ही नहीं मार डालता। लेकिन जिन चुंगसुक पूरे गर्व के साथ कहता है कि वो मार्शल वर्ल्ड का वॉरियर ऑफ जस्टिस है और वो दिन दहाड़े टैवर्न के बीच लोगों को नहीं मारता। फिर जिन चुंगसुक गुस्से से कहता है कि उसके भाई का चेहरा बर्बाद करने के बाद जैंग चियन को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बिना स्क्रैच के इस टाउन से निकल जाएगा। फिर उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ जाती है और वो धमकी देता है कि कम से कम वो जैंग चियन के दोनों हाथ पैर तोड़ देगा, और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम अपने सामान के बदले में एक्सचेंज कर सकते हो। ये सुनकर यांग वैंग अपना सामान पकड़ लेता है। डॉगमा सेक्ट के मेंबर्स उसका ये हाल देखकर हंसने लगते हैं, लेकिन इस पूरे वक्त जैंग चियन का रिएक्शन बिल्कुल चेंज नहीं होता। वो दोनों हाथ जोड़कर टेबल पर रखता है और फिर बहुत ही कैजुअली कहता है कि नॉर्मली अगर कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में इतना काम हो तो लोग सोचते हैं कि शायद वो कोई मिस्टीरियस वॉन्डरर है या इंपीरियल फोर्सेस का मेंबर है। और फिर वो जिन चुंगसुक की तरफ तिरछी नजरों से देखते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसी पॉसिबिलिटी की चिंता नहीं हो रही। ये सवाल सुनते ही जिन चुंगसुक के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो हिचकिचाते हुए पूछता है, इंपीरियल फोर्सेस? फिर जल्दी से दोबारा पूछता है कि क्या जैंग चियन इंपीरियल फोर्सेस का मेंबर है। फिर जिन चुंगसुक तुरंत अपनी अग्रेसिव पोस्टर छोड़ देता है और झुककर कहता है, मैं आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जैंग चियन उससे ऐसा करता देख हंसते हुए जवाब देता है, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं इंपीरियल फोर्सेस से हूँ। ये सुनते ही जिन चुंगसुक का ईगो हर्ट हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ मजाक किया गया है। वो गुस्से से चिल्लाकर कहता है, तू कमीना, बेवकूफ समझा है क्या? उसकी बात पूरी हो पाती इससे पहले जैंग चियन अपनी चेयर से जंप करता है और पूरी स्पीड से एक स्ट्रेट किक सीधा जिन चुंगसुक के फेस पर मारता है। किक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि जिन चुंगसुक हवा में उड़ता हुआ एक टेबल पर जाके गिरता है। अगले मोमेंट में हम देखते हैं कि जिन चुंगसुक जमीन पर पड़ा हुआ है। उसके मुंह से खून बह रहा है। जिन चुंगसुक को जमीन पर बेजान पड़ा देखकर उसके सभी साथियों के होश उड़ जाते हैं। किसी को बिलीव ही नहीं होता कि उनका इनविंसिबल बॉस एक सेकंड में ढेर हो गया। फिर जैंग चियन बिल्कुल आराम से अपना कंधा सीधा करता है और डोगमा सेट के बाकी लोगों की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम लोगों को लगता है कि इंपीरियल फोर्सेस के अलावा दुनिया में कोई एक्सपर्ट ही नहीं होता? उसकी बात सुनकर डोगमा सेट के मेंबर्स को गुस्सा आ जाता है। उनमें से एक चिल्लाता है, मार डालो इस कमीने को। उसका ये कहते ही डोगमा सेट के सब मेंबर्स एक साथ अपने लकड़ी के वेपन्स के साथ जैंग चियन पर अटैक कर देते हैं। सबसे पहला आदमी जोर से चीखता हुआ जैंग चियन की तरफ भागता है। उसके
उसके हाथ में लकड़ी का मोटा डंडा होता है और वो सीधा उसके सर पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन ज़ैंग चियान उस अटैक को देखकर बिल्कुल पैनिक नहीं होता। वो बस हल्का सा अपना शरीर साइड में घुमा देता है। अटैक हवा में निकल जाता है। उसके बाद वो उस अटैकर की मूवमेंट को देखकर बहुत ही शांत लहजे में कहता है, ये कितनी बेकार मूवमेंट है, ये लोग मार्शल आर्टिस्ट नहीं सिर्फ स्ट्रीट थग्स हैं। फिर ज़ैंग चियान उसके चेहरे पर एक पावरफुल मुट्ठी मारता है। उस एक अटैक में वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन ज़ैंग चियान वहीं नहीं रुकता। दूसरा आदमी गुस्से में गाली देते हुए उसके पीछे से अटैक करता है। ज़ैंग चियान इंस्टेंट पीछे मुड़ता है और उस आदमी के सर पर एक खतरनाक साइड किक मारता है। किक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि उस आदमी के सर पर गड्ढा बन जाता है। अब टैवर्न के अंदर हर तरफ से अटैक्स आने लगते हैं। कोई डंडा घुमा रहा होता है, कोई सीधा मुक्का मारने की कोशिश करता है, कोई किक मारने की कोशिश करता है। लेकिन ज़ैंग चियान की मूवमेंट इतनी नेचुरल और फास्ट होती है कि कोई उसे छू भी नहीं पाता। वो बस एक अटैक से दूसरे अटैक के बीच फ्लो करता हुआ निकल रहा होता है। हर बार जब कोई उसके करीब पहुंचता है, अगले ही सेकंड वो या तो जमीन पर होता है या हवा में उछल चुका होता है। एक आदमी उसके सामने से डंडा लेकर दौड़ता है। ज़ैंग चियान उसके बिल्कुल पास जाकर सीधा उसके मुंह पर एल्बो मारता है। आदमी का चेहरा तुरंत टेढ़ा हो जाता है और वो पीछे गिर पड़ता है। उसी वक्त दूसरा आदमी साइड से घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ैंग चियान बिना वक्त गवाए उसके पेट में इतना तेज किक मारता है कि उसकी सांस ही रुक जाती है। वो अपना पेट पकड़कर नीचे गिर जाता है। सबकी ये हालत देखकर जो बाकी थग्स बचे थे, उनकी डर के मारे हालत खराब हो जाती है। वो सब डर के मारे पीछे हटते हैं और रोते हुए चिल्लाते हैं, मेरे पास मत आना। जैसे ही ज़ैंग चियान उन आखिरी बचे कुचे थग्स की तरफ अपना कदम बढ़ाता है, तभी टावर्न के एंट्रेंस की तरफ से एक बहुत ही काम और अथॉरिटेटिव आवाज गूंजती है, तुम लोग इस फाइट को यहीं क्यों नहीं रोक देते। आवाज सुनकर सब लोग एंट्रेंस की तरफ देखने लगते हैं। एंट्रेंस पर एक मिडिल एज्ड आदमी खड़ा होता है। उसने ब्लैक कलर का फॉर्मल कोट पहना हुआ होता है। उसके चेहरे पर मोटी मूंछ और बहुत ही कंपोज्ड एक्सप्रेशन होता है। उसकी प्रेजेंस इतनी हैवी होती है कि डोगमा सेक्ट के लोग भी एकदम चुप हो जाते हैं। ज़ैंग चियान कुछ सेकंड तक उस आदमी को ऑब्जर्व करता रहता है। उधर यांग गुएंग की नजर अचानक उस आदमी के सीने पर लगे एक स्टार शिप्ड मेटल बैच पर पड़ती है। उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। वो धीरे से बोलता है, वो बैच तो मार्शल अलायंस का है। फिर ज़ैंग चियान को देखते हैं जो बिल्कुल शांत खड़ा है। उसके चेहरे पर डर या घबराहट का एक कतरा तक नहीं है। ब्रांच मैनेजर ज़ैंग चियान को शांत खड़ा देख उसको घूरता है और एक भारी आवाज में कहता है, तुम बिल्कुल भी हैरान नहीं लग रहे हो, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। ज़ैंग चियान बिना किसी जल्दबाजी के अपने दोनों हाथ फोल्ड कर लेता है। वो एक बार उस आदमी के सीने पर लगे मार्शल अलायंस के बैच को देखता है और फिर बिल्कुल कैजुअली जवाब देता है, शायद आप इस टाउन के मार्शल अलायंस के ब्रांच मैनेजर हो। उसका जवाब सुनकर मैनेजर के होठों पर एक घमंडी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे ये जवाब पसंद आया हो। फिर वो आगे बढ़ता हुआ कहता है, बिल्कुल सही, मैं ही यहाँ का मार्शल अलायंस ब्रांच मैनेजर हूँ और मुझे रिपोर्ट मिली है कि तुम इस टाउन के लोगों पर हमला कर रहे हो। ये सुनकर ज़ैंग चियान थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी मैनेजर के पीछे से जिन यांग सुक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो गुस्से में उंगली दिखाकर कहता है, इसने सिर्फ असॉल्ट नहीं किया, इसने मेरे बड़े भाई को बुरी तरह पीट दिया। फिर वो और ड्रामा करता हुआ जमीन पर पड़े जिन चुंग सुक की तरफ इशारा करता है। जिन यांग सुक रोते हुए जैसी आवाज में बोलता है, देखिए इसने मेरे भाई को बेहोश कर दिया, उसके दांत भी टूट गए, अब शायद वो ठीक से खाना भी ना खा सके। ब्रांच मैनेजर कुछ सेकंड तक उसकी बात सुनता रहता है। फिर वो दोबारा ज़ैंग चियान की तरफ मुड़कर बहुत ही शांत आवाज में पूछता है, क्या ये सब सच है। लेकिन ज़ैंग चियान का चेहरा अभी भी एक पत्थर की तरह इमोशनलेस है। वो बिल्कुल फ्लैट टोन में जवाब देता है, मैं सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर रहा था। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर थोड़ा सार्कास्टिक हो जाता है। वो आसपास जमीन पर पड़े हुए ठग्स को देखता है और पूछता है, ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। तब ज़ैंग चियान बिल्कुल काम तरीके से आगे समझाता है, एक आदमी के सामने 9 लोग खड़े थे, उनमें से 8 के हाथ में वेपन्स भी थे। अगर उस सिचुएशन को सेल्फ डिफेंस नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तब मैनेजर कहता है, लेकिन तुम तो पूरी तरह से ठीक हो, तुम्हें एक खरोच तक नहीं आई है। फिर वो अपने आसपास जमीन पर पड़े हुए डॉगमा सेक्ट के मेंबर्स की तरफ इशारा करते हुए सैवेज रिप्लाई देता है, क्योंकि वो 9 के 9 आदमी एक नंबर के बेवकूफ थे। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर मुस्कुराने लगता है। फिर ज़ैंग चियान आगे कहता है, क्या कोई मरा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ किसी की जान नहीं गई है। लेकिन जिन यांग सुक इतनी आसानी से चुप रहने वाला नहीं था। वो फिर से ब्रांच मैनेजर के पास भाग कर आता है और गुस्से में चिल्लाता है, ब्रांच मैनेजर अब कर क्या रहे हैं, मेरा बड़ा भाई बेहोश पड़ा है, मेरी नाक भी इसने तोड़ दी, फिर भी आप इसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे। उसकी बात सुनकर मैनेजर अपनी मूंछ पर हाथ फेरता है और गहरी सोच में पड़ जाता है। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद वो अचानक अपने पीछे खड़े अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, इसको अरेस्ट कर लो। ऑर्डर मिलते ही सोल्जर्स तुरंत अपनी सोर्ड्स निकालकर आगे बढ़ते हैं। ये देखकर जिन यांग सुक की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो एक बुरी हंसी हंसते हुए ज़ैंग चियान को ताना मारता है, तूने गलत आदमी से पंगा लिया था, अब देखता हूं तू अपनी मार्शल अलायंस के खिलाफ वो हीरोगिरी कैसे दिखाता है। लेकिन अगले ही सेकंड कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। जैसे ही मार्शल अलायंस के सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं, उनकी सोर्ड ज़ैंग चियान की तरफ नहीं बल्कि जिन यांग सुक के गले के पास रुक जाती हैं। जिन यांग सुक की आंखें फट से शॉक से फट जाती हैं। ज़ैंग चियान भी हल्का सा सरप्राइज एक्सप्रेशन देता है, क्योंकि उसने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिन यांग सुक
घबराकर ब्रांच मैनेजर की तरफ मुड़ता है और चिल्ला कर कहता है, ब्रांच मैनेजर, ये क्या हो रहा है? लेकिन ब्रांच मैनेजर उसकी तरफ बिना देखे बिल्कुल कोल्ड टोन में बोलता है, डॉगमा सेक्ट के 9 लोग और उनमें जिन चुंगसुक जैसा आदमी भी शामिल था, फिर भी सब एक इंसान से हार गए। तो अब तुम ही बताओ, मैं तुम जैसे कचरे और कमजोर लोगों को इस टाउन में क्यों बर्दाश्त करूं? फिर मैनेजर का चेहरा एक चालाक पॉलिटिशियन जैसा हो जाता है। वो घमंड से मुस्कुराते हुए कहता है, और तुम्हारे इस ग्रुप में सिर्फ 2 ही लोग थे जिनको थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स आती थी, एक तुम्हारा सेक्ट लीडर और दूसरा ये जिन चुंगसुक। अगर मैं इन दोनों में से एक को संभाल लूं तो तुम्हारे सेक्ट के बाकी सबको मेरे सबॉर्डिनेट्स आराम से मिटा सकते हैं। ये सुनते ही जिन यांगसुक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि ब्रांच मैनेजर ने डॉगमा सेक्ट को सिर्फ इसलिए छूट दे रखी थी क्योंकि उनके पास जिन चुंगसुक जैसा ताकतवर फाइटर था। अब जब जैंग चेन ने उनमें से एक को ढेर कर दिया है तो मैनेजर इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें एलिमिनेट करना चाहता है ताकि उसका खुद का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन जिन यांगसुक अभी भी हार नहीं मानता। वो चिल्लाता है, तुम्हें क्या लगता है मेरा बड़ा भाई जब होश में आएगा तो वो चुप बैठेगा? लेकिन मैनेजर एक कोल्ड और रूथलेस स्माइल के साथ कहता है, नहीं, जब वो होश में आएगा तो उसके सामने सिर्फ प्रिजन सेल की लोहे की सलाखें होंगी। फिर मैनेजर मार्शल अलायंस के सोल्जर्स को तुरंत एक्शन में आने को कहता है। ऑर्डर मिलते ही सभी सोल्जर्स डॉगमा सेक्ट के सभी मेंबर्स को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर जैंग चेन अपने मन में सोचता है, ये आदमी अब सच में थोड़ा ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है। और देखते ही देखते सभी सोल्जर्स जिन यांगसुक के साथ बाकी सारे डॉगमा सेक्ट के थग्स को रस्सियों से बांध लेते हैं। उसके बाद वो सोल्जर्स उन बेहोश गुंडों को जमीन पर घसीटते हुए टैवन से बाहर ले जाते हैं। कुछ ही पल में पूरा डॉगमा सेक्ट मार्शल अलायंस की कस्टडी में चला जाता है और टैवन के अंदर का माहौल धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। फिर ब्रांच मैनेजर अपनी नजर दोबारा जैंग चेन की तरफ करता है। वो कुछ सेकंड तक उसे चुपचाप ऑब्जर्व करता रहता है। उधर जैंग चेन चुपचाप अपनी हैट उठाता है और बाहर निकलने की तैयारी करता है। फिर जैंग चेन उसके पास से गुजरने लगता है। मैनेजर थोड़ी देर के लिए उसकी बैग को देखता है और फिर उसे रुकने के लिए कहता है। जैंग चेन रुक जाता है और अपनी आधी नजर पीछे घुमाता है। मैनेजर बहुत ही सीरियस टोन में कहता है, जिन चुंगसुक शायद कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन वो लड़ने में काफी माहिर था और तुमने उसे इतनी आसानी से हरा दिया। फिर मैनेजर क्यूरियोसिटी में पूछता है, तुमने मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीखी? जैंग चेन उसकी तरफ देखता है लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं देता। फिर वो अपनी पॉकेट से पैसों की पोटली निकालता है और टैवन ओनर को देते हुए माफी मांगता है। उसके बाद जैंग चेन बिना पीछे मुड़े टैवन के एग्जिट की तरफ चल पड़ता है। मैनेजर उसकी पीठ को चुपचाप देखता रहता है, जैसे वो उस आदमी को समझने की कोशिश कर रहा हो। जब जैंग चेन दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है तब ब्रांच मैनेजर धीरे से खुद से बोलता है, कितना अजीब आदमी है ये। सीन फिर चेंज होता है और हम देखते हैं कि जैंग चेन अपने घोड़े पर बैठकर दोबारा रेगिस्तान के रास्ते पर सफर कर रहा है। शाम का वक्त है। डूबते हुए सूरज की रोशनी पूरे डेजर्ट को नारंगी रंग में रंग देती है। जैंग चेन और उसका घोड़ा आराम से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, ब्रदर जैंग, रुकिए, चलिए साथ चलते हैं। जैंग चेन पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखों में इरिटेशन साफ नजर आती है। ये हम देखते हैं यांग ग्वांग है। यांग ग्वांग एक लंबी सांस लेता है और कहता है, आखिर में आपने इस टाउन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उस कमीने मैनेजर ने आपको इस तरह टाउन से बाहर निकाल दिया। जैंग चेन उसकी बकवास पर ध्यान नहीं देता। फिर यांग ग्वांग मुस्कुराते हुए जैंग चेन से पूछता है, ब्रदर जैंग, क्या आप जानते हो कि उस मैनेजर ने अचानक ऐसा बर्ताव क्यों किया? जैंग चेन थोड़ा चिढ़कर जवाब देता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मार्शल आर्ट्स का काम क्रिमिनल्स को पकड़ना है और क्योंकि मैंने भी वहां इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया था तो मेरे लिए शांति से वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर ऑप्शन था। इससे ब्रांच मैनेजर को भी प्रॉब्लम हैंडल करना आसान हो गया। फिर यांग योंग हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, क्या आपको लगता है कि अपनी ड्यूटी इतनी ईमानदारी से निभाने वाला मैनेजर टाउन के लोगों के सामने ऐसी डिसीजंस लेता? बिल्कुल नहीं। मेरे सोर्स के अनुसार मार्शल अलायंस के हेडक्वार्टर्स से कुछ पेट्रोलर्स यहाँ चेकिंग के लिए आ रहे हैं। यांग योंग आगे समझाता है, उस ब्रांच मैनेजर के पास ज्यादा टाइम ही नहीं था। अगर पेट्रोल आ जाते और डोगमा सेक्ट वैसे ही आजाद घूमता मिलता तो सारी जिम्मेदारी उसी पर आती। लेकिन तभी ब्रदर जैंग अचानक सामने आ गए और जिन चुंगसुक से टकरा गए। यांग योंग कहता है कि ब्रांच मैनेजर ने उस मौके को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर लिया। उसने एक ही बार में डोगमा सेक्ट को भी अरेस्ट कर दिया और अपनी इमेज भी बचा ली। वैसे सोचने वाली बात है, वो मार्शल अलायंस का ब्रांच मैनेजर होकर भी कितना बड़ा अपॉर्चुनिस्ट और धोखेबाज निकला। फिर वो थोड़ी सी नफरत भरी हंसी के साथ बोलता है, सीरियसली, आज तक मैंने मार्शल अलायंस में एक भी अच्छा या ईमानदार इंसान नहीं देखा। सबके सब कमीना है। जैंग चेन पूरी बात के दौरान बिल्कुल चुप रहता है। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होता है। उसकी इस खामोशी को देखकर यांग योंग फिर बोलता है, इन बातों से दो चीजें साफ होती हैं, या तो इन मार्शल अलायंस वालों के दिमाग में कुछ कमी है या फिर ये सब के सब उस बुढ़े मैनेजर की तरह लालच से भरे हैं। मेरा मतलब है, अगर इन लोगों में सच में कुछ उखाड़ने की ताकत या अकल होती तो ये लोग कभी मार्शल अलायंस जैसी सड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन ही नहीं करते। इन बातों के बाद यांग योंग फिर से अपने असली मकसद पर आता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे ब्रदर जैंग, एक बात पूछूं? मुझे पता है ये थोड़ा अचानक है, लेकिन क्या आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहेंगे? जैसे ही वो ये बोलता है, जैंग चेन अचानक अपने घोड़े को एक क्रॉस रोड्स के पास रोक लेता है। फिर जैंग चेन अपनी हैट को थोड़ा ठीक करता है और एक ठंडी आवाज में पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? यांग योंग थोड़ा घबराता हुआ कहता है, मुझे नहीं पता। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं ब्रदर जैंग? जैंग चेन उसकी आंखों में
सीधा देखता है और एकदम ब्रूटल आवाज में कहता है, तुम जिस भी अजीब जगह पर जा रहे हो, मैं वहां से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी और तेरी दोबारा कभी मुलाकात ना हो स्विंडलर। यांग योंग अभी कुछ समझ ही पा रहा होता है कि जैंग चेन आगे उससे धमकी देता है, अगर तूने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। यांग योंग डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है। वो हिचकिचाते हुए पीछे से आवाज लगाता है, ब्रदर जैंग, कम से कम ये तो सुन लीजिए कि काम क्या है। लेकिन जैंग चेन उसकी एक नहीं सुनता। वो अपने घोड़े को एड़ी मारता है और तेज स्पीड में आगे बढ़ जाता है और यांग योंग को वहीं सड़क पर अकेला छोड़ देता है। पीछे छूटा हुआ यांग योंग चिढ़कर अपने आप से बड़बड़ाता है, कितना एटीट्यूड दिखाता है। लेकिन उसके बाद उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो धीरे से खुद से पूछता है, आखिर ये आदमी है कौन? इसकी मार्शल आर्ट्स टेक्निक और बिहेवियर देखकर लगता नहीं कि ये इस हेरमिट वैली में पैदा हुआ या पला बढ़ा है। मुझे इसके बारे में ठीक से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। फिर यांग योंग अपने मन में थोड़ा झुंझलाते हुए सोचता है, शिट यार, सूरज ढलने के वक्त मुझे उस टाउन से बाहर निकाल दिया गया, अब तो मैं प्रॉब्लम में फंस गया। सीन चेंज होता है। गहरी रात हो चुकी होती है। आसमान में पूरा चांद चमक रहा होता है। रेगिस्तान के बीच एक छोटी सी जगह पर जैंग चियन ने अपना कैंप लगाया है। वो शांत माहौल में अपने लिए एक कप में ड्रिंक डालता है और पीने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो ड्रिंक पीता है, उसका चेहरा तुरंत सिकुड़ जाता है। वो तुरंत उस ड्रिंक को मुंह से बाहर निकालता है और परेशान आवाज में कहता है, ये कैसा वाहियात टेस्ट है। वो चिढ़कर अपने घोड़े की तरफ देखता है, जो कि उसे देखकर हंसता है और तुरंत गहरी नींद में चला जाता है। जैंग चियन इरिटेट होकर बड़बड़ाता है, मुझे सच में इस घोड़े को बेच देना चाहिए या फिर किसी तरह इससे छुटकारा ही पा लेना चाहिए। ये बोलकर वो अपना कप जमीन पर रख देता है और दीवार के सहारे पीछे टिककर बैठ जाता है। कैंप फायर की नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही होती है और कुछ देर के लिए वो आंखें बंद करके आराम करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जैंग चियन के दिमाग में एक पुराना सवाल गूंजने लगता है। वही सवाल जो ब्रांच मैनेजर ने उससे पूछा था, तुमने मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीखी? मैनेजर के उस सवाल का जवाब जैंग चियन कैजुअली अपने मन में देता है, मार्शल आर्ट्स की बुक से, और कहां से। और ठीक इसी थॉट के साथ अगले ही पल स्टोरी का एटमॉस्फेयर अचानक बदल जाता है। सीन धीरे धीरे फेड होने लगता है और जैंग चियन बिल्कुल एक अलग दुनिया में नजर आता है। अब हम एक मॉडर्न सिटी देखते हैं। रात का वक्त है। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग्स की रोशनी पूरे एरिया को चमका रही होती है। सड़क किनारे लोगों की भीड़ खड़ी है। उन लोगों के बीच हम एक लड़के को देखते हैं। उसने एक स्टाइलिश लेदर जैकेट, रेड टी शर्ट और मॉडर्न जीन्स पहनी हुई है। ये कोई और नहीं बल्कि खुद जैंग चियन है। इससे हमें पता चलता है कि असल जैंग चियन इस मुरिम की दुनिया में आया था। फिर वो अपने हाथ में एक स्मार्टफोन पकड़े हुए स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा होता है और सिग्नल के ग्रीन होने का इंतजार कर रहा होता है। कुछ सेकंड बाद पेडेस्ट्रियन सिग्नल ग्रीन हो जाता है और लोग धीरे धीरे रोड क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक दूर से एक तेज रोशनी उन सब की तरफ बढ़ती हुई नजर आती है। एक बड़ा सा वाइट डिलीवरी ट्रक ओवर स्पीडिंग करते हुए सीधा जेब्रा क्रॉसिंग की तरफ आ रहा है। ट्रक का हॉर्न पूरी रोड पर गूंज उठता है। जैंग चियन की नजरें फोन से हटती हैं और ट्रक की तरफ जाती हैं। वहां क्रॉसिंग के बीचों बीच एक छोटी सी स्कूल गर्ल खड़ी है। वो कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं पाती। ट्रक बिल्कुल उसके ऊपर चढ़ने वाला है। बिना एक सेकंड सोचे जैंग चियन अपने फोन को छोड़ता है और अपनी पूरी ताकत से उस स्कूल गर्ल की तरफ डाइव मारता है। फिर वो स्कूल गर्ल को धक्का देकर ट्रक के रास्ते से हटा देता है। लेकिन दोस्तों, इस हेरोइज्म की कीमत उसे चुकानी पड़ती है। वो खुद उस ट्रक की चपेट में आ जाता है। अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि मॉडर्न दुनिया की उस रोड पर एक बॉडी खून से लथपथ पड़ी है। स्कूल गर्ल जमीन पर गिरी हुई शॉक में उस बॉडी को देख रही है। आसपास खड़े लोग डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं और हर तरफ से पैनिक भरी आवाजें आने लगती हैं। और गाइस, हमारे हीरो की उस मॉडर्न दुनिया में मौत हो जाती है। और इसे कई फैंस अच्छे जानते हैं कि हमेशा हीरो किसी ट्रक को उनसे टकराता है और किसी फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाता है। फिर ये दर्दनाक और शॉकिंग फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है और वापस उसी रेगिस्तान में आते हैं। मुरिम की दुनिया का वही खूबसूरत स्टारी नाइट स्काई दिखाई देता है। फिर वो धीरे से अपनी स्ट्रॉ हैट उठाता है और पहन लेता है। कैंप फायर की आग अब भी जल रही होती है और वो एक गहरी सांस लेकर धीरे से खुद से कहता है, पता नहीं कैसे मैं इस अजीब सी दुनिया में आकर फंस गया। फिर सुबह होते ही वो फिर से अपना सफर शुरू कर देता है। रेगिस्तान की तेज धूप उसके ऊपर पड़ रही होती है और वो अपने उसी घोड़े पर बैठा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। वो गुस्से से सांस छोड़ते हुए बोलता है, बस अब तो मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं दोबारा कभी डोमिनोज नहीं खेलूंगा। फिर वो आसपास देखते हुए खुद से कहता है, ये विलेज आखिर कब आएगा। उसकी आवाज में थकान और भूख दोनों साफ महसूस होती हैं। घोड़ा धीरे धीरे चल ही रहा होता है कि अचानक जैंग चियन का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो हवा को महसूस करता है। कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले उसकी नजर दूर किसी जगह टिक जाती है। फिर वो मन ही मन बोलता है, हवा में खून की स्मेल आ रही है और वो भी बहुत ज्यादा। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसके सामने जो नजारा आता है वो काफी खौफनाक होता है। एक पूरा का पूरा मर्चेंट कैरावैन बुरी तरह से तबाह हो चुका है। जमीन पर हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं, गाड़ियां टूटी हुई हैं और वहां का माहौल किसी शमशान जैसा लग रहा है। लेकिन उनमें से एक आखिरी जिंदा बचा हुआ आदमी डर के मारे कांप रहा है। वो अपने सामने खड़े एक बैंडिट से रोते हुए गिड़गिड़ाता है, मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, बस मेरी जान बख्श दो। लेकिन उस बैंडिट के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं होता। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान होती है। बैंडिट उसकी बात
सुनकर मजाक उड़ाते हुए कहता है, ऐसी बात तब करनी चाहिए जब तेरे पास देने के लिए कुछ बचा हो। बेचारा आदमी फिर भी कांपती हुई आवाज में अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं होती। अगले ही पल वो बैंडिट अपनी हैवी स्वॉर्ड से एक ही वार में उस आदमी का सिर धड़ से अलग कर देता है। आदमी की चीख हवा में गूंजती है और उसके बाद सिर्फ खून जमीन पर फैलता हुआ नजर आता है। फिर हमें पता चलता है कि ये आदमी इस बैंडिट ग्रुप का लीडर है। वो अपनी खून से भरी स्वॉर्ड को कंधे पर रख लेता है और बिल्कुल कैजुअली बोलता है, अगली बार ये बात थोड़ा जल्दी बोलना, मेरी आदत ही कुछ ऐसी है, मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी कर देता हूँ। बैंडिट लीडर अपने आसपास बिखरी हुई लाशों को देखता है और सैटिस्फाइड होकर कहता है, लगता है हमने इन सबका सफाया कर दिया है, चलो अब इनका कीमती सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। उसका एक साथी हंसते हुए बताता है कि इन मर्चेंट्स के पास बहुत अच्छा सामान था और अब उन्हें कुछ वक्त तक खाने पीने की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सबके चेहरे पर लालच साफ नजर आ रही होती है। तभी एक बॉल्ड बैंडिट अचानक दूर की तरफ फिंगर पॉइंट करके बोलता है, बॉस लगता है अभी भी कुछ सफाई करना बाकी है। सब लोग उसकी उंगली की डायरेक्शन में देखते हैं। दूर रेत की टीले के ऊपर जांग चियन अपने घोड़े पर बैठा उन सबको शांत नजरों से देख रहा होता है। लीडर हल्का सा हैरान होकर बोलता है, ओह तो ये छोटा सा चूहा इतनी देर से हमें देख रहा था। उसके चेहरे पर फिर से वही शिकारी वाली स्माइल आ जाती है। जांग चियन बिल्कुल शांत रहता है। वो अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहता है, क्या उन्होंने इस तरफ देख लिया है? फिर उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो बैंडिट्स की तरफ देखकर धमकी भरी आवाज में कहता है, मैं आज के लिए ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, इसलिए यहाँ से चले जाओ। लेकिन उसकी बात सुनकर बैंडिट्स गुस्से में आ जाते हैं। उनके लीडर के आसपास खड़े सब लोग अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। किसी के हाथ में स्वॉर्ड होती है, किसी के पास ब्लेड और किसी के पास बर्छी। उनका इरादा बिल्कुल साफ होता है, वो इस गवाह को जिंदा छोड़ने वाले नहीं थे। जांग चियन उनकी मूवमेंट देखकर अपने आप से बोलता है, लगता है ये लोग मुझे बिना चोट पहुंचाए जाने नहीं देंगे। फिर वो अपनी स्ट्रॉ हैट को हल्का सा ऊपर उठाता है। उसकी आंखों में एक ठंडी सी चमक दिखाई देती है। वो बहुत ही शांत आवाज में कहता है, तो तुम लोग लड़ना चाहते हो? उसके बाद वो अपने घोड़े की लगाम खींचता है और जोर से कहता है, चलो काओ काओ, और सीधा उस पूरे बैंडिट गैंग की तरफ अकेले ही चार्ज कर देता है। बैंडिट्स इस अचानक हमले को देखकर थोड़े हैरान होते हैं। उन्हें लगता है कि ये अकेला आदमी खुद अपनी मौत को दावत दे रहा है। एक बैंडिट चिल्लाता है, ये कमीना सीधा हमारी तरफ आ रहा है, लगता है इसे मौत की बहुत जल्दी है। फिर एक और बैंडिट जोर से चिल्लाता है, मैं इसे इतना तड़पाऊंगा कि खुद मौत की भीख मांगेगा। कुछ ही पल में रेगिस्तान के बीच घोड़ों की तेज दौड़ शुरू हो जाती है। जांग चियन और बैंडिट्स का ग्रुप एक दूसरे की तरफ रश कर रहा होता है, लेकिन इसी चेस के बीच जांग चियन का चेहरा बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लगता। वो अपनी स्वॉर्ड की हैंडल को मजबूती से पकड़ लेता है। उसकी आंखों में एकदम ठंडी और फोकस्ड नजर होती है और अगले ही पल वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है और एक ही सेकंड में 2 बैंडिट्स का सर धड़ से अलग कर देता है। बाकी बचे हुए बैंडिट्स के होश उड़ जाते हैं। एक बैंडिट चिल्लाता है, क्या इस कमीने ने सांगियन और गोमुन को मार दिया? तभी एक और बैंडिट गुस्से में अपनी एक्स लेकर आगे बढ़ता हुआ चिल्लाता है, साले तेरा सर काटकर हवा में उड़ा दूंगा। लेकिन जांग चियन का मूवमेंट किसी हवा के झोंके जैसा था। वो तेजी से मूव करता है और बड़े आराम से उस बैंडिट का काम तमाम कर देता है। लेकिन वो वहीं नहीं रुकता। वो लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है और एक के बाद एक बैंडिट्स को किसी गाजर मूली की तरह काटता हुआ चला जाता है। कुछ ही पल में पूरा मैदान बैंडिट्स की लाशों से भर जाता है। जिंदा बचे हुए कुछ बैंडिट्स की हालत खराब हो चुकी थी। जो बैंडिट कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब उनके चेहरे पर सिर्फ डर नजर आता है। एक बैंडिट कांपते हुए कहता है, हमारी तो लग गई, ये कोई आम आदमी नहीं, ये तो एक्सपर्ट है। उन्हें अब रियलाइज होता है कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। 2 बैंडिट तुरंत अपने घोड़े मोड़ देते हैं और पीछे की तरफ भागने लगते हैं। वो घबराहट में एक दूसरे से कहते हैं, ये तो एक मॉन्स्टर है, इसके जैसा खतरनाक आदमी इस जगह पर क्या कर रहा है? वो सब अपने बॉस की तरफ भागते हैं मदद के लिए चिल्लाते हुए, बॉस प्लीज हमारी मदद कीजिए, इसे रोकना हमारे बस की बात नहीं है। अपने ही आदमियों को यूं डरकर भागते हुए देखकर बॉस का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, जैसे उसके लिए उसके साथियों की जान की कोई वैल्यू नहीं थी। वो नफरत भरी आवाज में बोलता है, कितने निकम्मे हो तुम सब। वो बैंडिट घबराकर उसके पास पहुंचते हैं और रोते हुए कहते हैं, बॉस हम इसे हैंडल नहीं कर सकते, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। लीडर उनकी बात सुनकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कोई टेंशन नहीं होती, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि आखिर में जीत उसकी ही होगी। लेकिन अगले ही पल बॉस उनको बचाने की बजाय उनमें से एक पर स्ट्राइक करता है और उसे 2 हिस्सों में काट देता है। दूसरा बैंडिट ये देखकर शॉक हो जाता है। वो डर के मारे कांपने लगता है, बॉस मुझे छोड़ दो, प्लीज मेरी जान बख्श दो। लेकिन उनका बॉस उसकी बात को इग्नोर करता है और अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ थ्रो करता है, जो सीधा जाकर उस बैंडिट के सर पर लगती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। फिर बॉस जमीन पर गिरी लाश के पास आकर पैर रखकर अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और ठंडी आवाज में कहता है, मुझे कमजोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी बात सुनकर लगता है कि उसके लिए अपने ही लोगों की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बॉस जैंग चियान की तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है। वो जैंग चियान को देखता है जो अपने घोड़े पर बिल्कुल शांत खड़ा था। फिर बॉस जैंग चियान से पूछता है, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम मार्शल अलायंस से हो, तो तुम आखिर हो कौन? जैंग चियान बहुत ही काम और सार्कास्टिक टून में जवाब देता है, मैं तो बस एक वॉरियर ऑफ जस्टिस हूँ जो बस यहाँ से गुजर रहा था। बॉस उसकी बात सुनकर टेढ़ी मुस्कान देता है और कहता है, अच्छा तो तुम एक वॉरियर ऑफ जस्टिस हो, तो फिर तुम ऐसे ही चुपचाप यहाँ से क्यों नहीं गुजर गए? जैंग चियान इसे ग्लोडली घूरता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पहले तुमने
तुम लोग मुझ पर अटैक करते हो और अब कहते हो कि मैं चुपचाप चला जाऊं। बॉस जोर जोर से हंसने लगता है, मॉकिंगली अपनी हरकतों को जस्टिफाई करते हुए कहता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, हम तो बस अपना काम कर रहे थे। जैंग चियान उसकी इस घटिया बात को सुनकर मॉक करते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हारा काम लोगों को मारना और उनका पैसा लूटना है। मैं तुम्हारे काम के डेडिकेशन देखकर हैरान हूं। बॉस बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होता। बॉस अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए इस दुनिया का एक बहुत बड़ा सच बोलता है। इस नए कॉन्टिनेंट को ढूंढे हुए 100 साल से ज्यादा हो गए हैं और इस पूरे वक्त में इस कॉन्टिनेंट पर किसने राज किया है? द ग्रेट टॉप एचेलॉन ने। बॉस डिटेल में बताता है कि कैसे द मार्शल अलायंस, जिसे एम्पायर स्पॉन्सर करता है, द एंशिएंट डायनेस्टी के पावरफुल फैमिलीज और द मर्चेंट यूनियन, जो पैसों से पैसे बनाते हैं, इन सब ने मिलकर एक करप्ट सिस्टम बनाया है। ये सब बड़े लोग भी बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। बॉस कहता है कि वो बड़े लोग भी इस नए कॉन्टिनेंट पर आने वाले मासूम लोगों को लूटते हैं, उनका खून चूसते हैं ताकि उनकी अपनी जेब गर्म रह सके। फिर वो अपनी खून से लगी स्वॉर्ड को लिक करते हुए बोलता है, और मैं भी वही सेम चीज कर रहा हूं, इसीलिए इसे एक जॉब कहना गलत नहीं होगा। आखिर वो करप्ट पॉलिटिशियंस और लीडर्स भी अपने काले कारनामों को अपना काम ही बताते हैं ना। उसकी बात सुनकर जैंग चियान थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। फिर जैंग चियान अपने घोड़े से उतरता है और बॉस की घटिया आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करता हुआ बोलता है, कितनी बकवास बातें करते हो तुम। जैंग चियान उससे देखते हुए कहता है, सच तो ये है कि तुम सिर्फ एक पागल खून के प्यासे कातिल हो। जैंग चियान अपनी स्वॉर्ड को म्यान में रखता है और फिर पूछता है, तुमने मुझे देखते ही द मार्शल अलायंस का नाम लिया था ना, इसका मतलब तुम्हारे सर पर बाउंटी रखी गई है। ये बात सुनते ही बॉस कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके कंधे कांपने लगते हैं। फिर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। उसकी हंसी धीरे धीरे पागलपन में बदल जाती है। उसकी एक आंख लाल चमकने लगती है और उसके आसपास लाल रंग की एनर्जी घूमने लगती है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे सर पर वाकई बाउंटी है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को और मजबूती से पकड़ लेता है और पागलपन भरी स्माइल के साथ कहता है, और मेरी रीसेंट हरकतों के बाद तो मेरी बाउंड्री और भी बढ़ने वाली है। उसकी आंखों में सिर्फ लालच और खून का नशा नजर आ रहा होता है। फिर वो जैंग चियान को घूरते हुए बोलता है, अब मुझे भी जानने का मन कर रहा है, तुम्हारे सिर की कीमत कितनी होगी? जैंग चियान उसकी बात पूरी शांति से सुनता रहता है। फिर जैंग चियान अपनी स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ता है और कोल्ड टून में बोलता है, अगर तुम्हें जानने की इतनी ही क्यूरियोसिटी है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर दोनों एक दूसरे के सामने फाइटिंग स्टांस लेकर खड़े हो जाते हैं। बॉस एकदम से जानवर की तरह जैंग चियान की तरफ डैश करता है। उसके आसपास घूमती हुई लाल एनर्जी और तेज हो जाती है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ सीधा जैंग चियान को काट देना चाहता था, लेकिन जैंग चियान वहीं खड़ा रहता है। उसका शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है, जैसे उसने पहले ही सामने वाले की हर मूवमेंट प्रेडिक्ट कर ली हो। जब बॉस का अटैक उसके बिल्कुल पास पहुंचता है, जैंग चियान सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लेता है। वो फ्लैश की तरह बॉस के बिल्कुल पास से गुजर जाता है। बॉस की ब्लेड हवा को चीरती हुई निकल जाती है और देखकर ऐसा लगता है कि अटैक बिल्कुल खाली चला गया है। फिर दोनों एक दूसरे के पीछे आकर रुकते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि जैंग चियान की हैट पर एक छोटी सी कट लगती है और दूसरी तरफ लीडर को पहले तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो बस अपनी जगह खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन होता है, जैसे उसे लग रहा हो कि उसने अटैक मिस कर दिया हो। लेकिन अगले ही पल उसके कंधे और गर्दन के पास से खून की धार निकल पड़ती है। उसका चेहरा दर्द से टेढ़ा हो जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि बॉस के शरीर पर जगह जगह बहुत सारे कट लगते हैं और खून बहने लगता है। इसका मतलब जैंग चियान ने इतनी फास्ट मूवमेंट के साथ अटैक किया कि किसी को कुछ दिखा ही नहीं। बॉस का शरीर जमीन पर गिर जाता है। उसके चेहरे पर अभी भी डिसबिलीफ था। जैंग चियान अपनी स्वॉर्ड पर लगे खून को साफ करता है और वापस आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके पीछे से एक बहुत ही कमजोर और कांपती हुई आवाज सुनाई देती है, वॉरियर सुनिए। जैंग चियान रुकता है और अपना सर उस आवाज की तरफ घुमाता है। वहां जमीन पर कैरेजेस के पास एक मर्चेंट अभी भी जिंदा था। वो बुरी तरह जख्मी आदमी रेत पर घिसते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा होता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा होता है। वो मुश्किल से सांस लेते हुए कांपती आवाज में कहता है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। जैंग चियान उस आवाज को सुनकर रुकता है और उस आदमी के पास जाता है। वो अपनी बैम्बू हैट को थोड़ा ऊपर उठाता है और उस आदमी की हालत को क्लोजली ऑब्जर्व करता है। मर्चेंट दर्द के मारे हाँफ रहा था। जैंग चियान एकदम सीधी सीधी बात बोलता है, खुशकिस्मती से तुम्हारे किसी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन पर चोट नहीं आई है, लेकिन तुम्हारे शरीर से खून इतना ज्यादा बह चुका है कि इस हालत में तुम्हारा मरना तय है। ये सुनकर मर्चेंट एक पल के लिए शॉक रह जाता है, लेकिन फिर मौत को इतने करीब देखकर वो एक ठंडी सांस लेता है और कहता है, शायद मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, कम से कम आपने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। फिर मर्चेंट अपनी आखिरी उम्मीद के साथ जैंग चियान से गुजारिश करता है, मुझे पता है हम अभी अभी मिले हैं, लेकिन क्या आप मेरी एक आखिरी गुजारिश मानेंगे? वो दूर खड़ी एक टूटी हुई कैरेज की तरफ इशारा करता है और बताता है, वहां उस कैरेज के अंदर मेरा बेटा छुपा हुआ है। मैंने कैरेज के नीचे एक छोटी सी जगह बनाई थी और उसी में उसे छुपा दिया था। उसके बाद वो बहुत ही मुश्किल से बोलता रहता है, मुझे पता है कि जिस इंसान ने मेरी जान बचाई उससे ऐसी रिक्वेस्ट करना शायद शर्म की बात है, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को अपने साथ ले जाइए। वो अभी सिर्फ 8 साल का है। वो थोड़ा डरपोक जरूर है, लेकिन बहुत समझदार बच्चा है। वो किसी पर बोझ नहीं बनेगा। जैंग चियान पूछता है, उसकी मदर का क्या हुआ? ये सवाल सुनते ही मर्चेंट की आंखें उदास हो जाती हैं। वो अपनी पूरी कहानी बताता है। उसकी मदर उसे जन्म देते वक्त ही गुजर गई थी और उसकी मदर
का परिवार उस मौत का जिम्मेदार उस छोटे बच्चे को मानता था और इसी दर्दनाक अतीत को पीछे छोड़ने के लिए और अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताने के लिए वो इस नए कॉन्टिनेंट में आया था। लेकिन आखिर में मेरे साथ ये सब हो गया। वो गुजारिश करता है कि यहाँ से 3 दिन की दूरी पर ईस्ट में ग्रीन माउंटेन हिल्स नाम का एक गांव है जहाँ उस बच्चे की आंट रहती है। उसकी आंट अकेली ऐसी शख्स है जो उस बच्चे से प्यार करती है। फिर वो उम्मीद भरी नजरों से झैंकियान को देखकर कहता है, प्लीज, वो मार्शल आर्ट्स भी जानती है और अच्छी इंसान भी है। मुझे यकीन है अगर आप मेरे बच्चे को वहां पहुंचा दे तो वो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगी। लेकिन झैंकियान अपनी फिंगर्स में एनर्जी गैदर करने लगता है और अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है, मैं बच्चों की देखभाल करने में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, ये काम तुम्हें खुद करना चाहिए। ये सुनकर मर्चेंट गुस्से और शौक से भर जाता है। वो चिल्लाता है कि क्या वो इस मौत के वक्त भी वो उसका मजाक उड़ा रहा है। लेकिन इससे पहले कि मर्चेंट कुछ और बोल पाता, झैंकियान की फिंगर्स तेजी से मूव करती हैं। वो अपने बेयर हैंड से ही मर्चेंट के जख्मों के आसपास के हिस्सों पर किसी टेक्निक का यूज करता है। ये देखकर मर्चेंट हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी ब्लीडिंग अब बंद हो चुकी थी। मर्चेंट हैरानी से पूछता है, क्या उसने अभी बिना किसी नीडल के सिर्फ अपने खाली हाथों से एक्यूपंक्चर टेक्निक का इस्तेमाल किया है? झैंकियान कहता है, ओह, तुम्हें इसके बारे में पता है? ये सिर्फ इमरजेंसी मेजर्स के लिए है, जिससे खून बहना रुक गया है, पर उसे जल्द से जल्द किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फिर मर्चेंट से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई मेडिसिन या बैंडेजेस हैं? लेकिन उसके मन में एक और ख्याल चल रहा होता है। वो सोचता है, सच में कमाल है, इस मुरिम की दुनिया में बेयर हैंडेड एक्यूपंक्चर जैसी टेक्निक भी एग्जिस्ट करती है। इसके बाद नरेशन जैंग के दिमाग में चल रही सोच को समझाती है। इस दुनिया में एक्यूपंक्चर एक बहुत ही मुश्किल और हाई लेवल मेडिकल टेक्निक मानी जाती है। इसे सिर्फ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स ही यूज कर पाते हैं क्योंकि ब्लड वेसल्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई करके नीडल लगाना आसान काम नहीं होता। मार्शल आर्टिस्ट ब्लड वेसल्स के बारे में जानते जरूर हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि बिना नीडल के सिर्फ खाली हाथों से और ची की मदद से उन ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करके ब्लीडिंग रोकी जा सकती है या बॉडी में नए ओपनिंग्स क्रिएट किए जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स उन्हें माना जाता है जो इंपीरियल फोर्सेस सिखाते हैं, जिसमें सिर्फ शेयर पावर का इस्तेमाल करके दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े करने पर ध्यान दिया जाता है। और इसी वजह से ज़ैंग चियन की नॉलेज इस दुनिया के लोगों के लिए बिल्कुल अलग और हैरान कर देने वाली थी। फिर कहानी रियलिटी में आती है। हम देखते हैं जख्मी मर्चेंट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भरी हुई आवाज में कहता है, मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा? ज़ैंग चियन एक शातिर मुस्कान के साथ जवाब देता है कि इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, बस इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचो। मर्चेंट तुरंत समझ जाता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगा। फिर वो मर्चेंट ज़ैंग चियन से कहता है, मुझे अपने बेटे को देखना है, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? ज़ैंग चियन मर्चेंट को सहारा देता है और उसे कैरेज की तरफ ले जाता है। इसके बाद मर्चेंट लंगड़ाते हुए उस कैरेज की तरफ बढ़ता है और अपने बेटे हुआन को बुलाता है। छोटा बच्चा डरी हुई आवाज में अपने फादर को पुकारता है और कैरेज के नीचे बने उस छोटे से डब्बे से बाहर निकलता है। अपने फादर को जिंदा देखकर हुआन रोते हुए दौड़कर उसके गले लग जाता है। मर्चेंट दर्द से कराहता है क्योंकि बच्चा उसके जख्मों पर जोर से लिपट गया था, पर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी हंसी थी। वो दर्द से हंसी रोकने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे हुआन, तुम तो मुझे मार ही दोगे। हुआन घबरा कर पूछता है कि उन्हें क्या हुआ और वो ऐसे क्यों लग रहे हैं। फादर अपने बेटे को तसल्ली देने के लिए झूठ बोलता है कि बस गलती से एक स्वॉर्ड लग गई थी और अब वो ठीक है। हुआंग और ज्यादा रोने लगता है और घबरा जाता है। मर्चेंट अपने बेटे को तसल्ली देने लगता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके शरीर की ताकत खत्म हो जाती है और वो धीरे धीरे हुआंग के कंधे पर गिर पड़ता है। हुआंग घबरा कर जोर जोर से अपने फादर को पुकारने लगता है। वो अपने फादर को हिलाने की कोशिश करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है और वो समझ ही नहीं पाता कि अचानक क्या हो गया। ज़ैंग चियन कुछ दूर बैठे एक बॉक्स में कुछ काम की चीजें ढूंढ रहा था। वो बच्चे को पैनिक में देखकर कहता है, घबराओ मत, बस उनके शरीर से बहुत खून बह गया था, इसीलिए रिलैक्स होते ही बेहोश हो गए हैं। हुआंग अपने आंसू पोंछते हुए उस अनजान शख्स को देखकर थोड़ा शॉक होता है और पूछता है कि वो कौन है। ज़ैंग चियन बिना किसी एक्स्ट्रा बात के सिर्फ अपना नाम बताता है, लेकिन हुआंग मासूमियत से पूछता है कि इस नाम से उसे क्या समझना चाहिए। उसका मतलब साफ था, सिर्फ नाम बताने से उससे ये कैसे पता चलेगा कि सामने वाला इंसान कौन है। ज़ैंग चियन उसकी इस मासूमियत को इग्नोर करता है। वो हुआंग से कहता है कि इंट्रोडक्शंस बाद में होते रहेंगे, अभी के लिए मैंने जो बैंडेजेस और दवाई निकाली है वो अपने फादर के जख्मों पर लगा दो। हुआंग तुरंत पूछता है वो अब क्या करेगा, क्योंकि वो डर रहा था कि ज़ैंग चियन कहीं उसे अकेला छोड़कर चला ना जाए। ज़ैंग चियन थोड़ा इरिटेट होकर जवाब देता है, मैं तुम दोनों के लिए घोड़ा ढूंढने जा रहा हूँ, क्योंकि ये कैरेज अब टूट चुकी है, इसे चलाया नहीं जा सकता, इसीलिए इसमें जो भी जरूरी सामान है सब इकट्ठा कर लो। इतना कहकर वो वहां से चल पड़ता है, जबकि हुआन अपने बेहोश पिता को संभालते हुए उसकी पीठ की तरफ देखता रहता है। उसके चेहरे पर अभी भी कंफ्यूजन था। वो सोच रहा था कि ये अनजाना आदमी सच में उनकी मदद क्यों कर रहा है। हुआन चुपचाप ज़ैंग चियन को
दूर जाते हुए देखता रहता है और अपने मन में सोचता है क्या ये अनजान आदमी हमें विलेज तक ले जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ज़ैंग चियन अपने घोड़े के पास जाता है। वो उसके गले पर प्यार से हाथ फेरता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो, जरूर तुम भी यहाँ से निकलना चाहते होगे। घोड़े की लगाम पकड़ने के बाद ज़ैंग चियन जमीन पर पड़े उस बैंडेड बॉस की डेड बॉडी के पास झुकता है। उसने उस डेड बॉडी की तलाशी ली और उसे वहां से एक लकड़ी का टैग मिलता है। वो उस टैग को ध्यान से देखने लगता है। उस पर लिखा होता है थर्ड टाइगर कैप्टन गाम सुंदुक। ज़ैंग चियन अपने मन में सोचता है, इस दरिंदे का नाम देखकर तो लगता है ये आदमी काफी शरीफ होगा, लेकिन असल में बिल्कुल उल्टा निकला। वो उस लकड़ी की प्लेट को हाथ में घुमाते हुए फिर सोचता है, अगर ये थर्ड टाइगर कैप्टन था तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड टाइगर कैप्टन भी होंगे। उसके बाद ज़ैंग चियन उस बैंडेड की लाश को देखते हुए सोचता है, बैंडेड बॉस ने खुद मौत से पहले एक्सेप्ट किया था कि उसके सर पर बाउंटी है। ज़ैंग चियन उस लकड़ी के टैग को देखते हुए सोचता है कि क्या सिर्फ इस टैग को दिखाने से उसे बाउंटी का पैसा मिलेगा या नहीं। सब जरूरी चीजें लेने के बाद ज़ैंग चियन वापस हुआन और उसके फादर के पास लौट आता है। ज़ैंग चियन उन दोनों को देखकर कहता है, ठीक है अब चलते हैं। फिर वो सब चलने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन ज़ैंग चियन को फील होता है कि पीछे से वो दोनों उसे अजीब नजरों से घूर रहे हैं। ज़ैंग चियन उनसे पूछता है, तुम लोग मुझे घूर क्यों रहे हो। हम देखते हैं कि ज़ैंग चियन उस बैंडेड का सर काट कर अपने साथ ले जा रहा था बाउंटी के प्रूफ के लिए, और वो लोग ये देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। उसके बाद तीनों अपने अपने घोड़ों पर बैठकर धीरे धीरे उस जगह से निकलना शुरू कर देते हैं। पीछे वही टूटी हुई कैरेजेस, बिखरा हुआ सामान और लाशों से भरा हुआ बैटलफील्ड रह जाता है। सफर के दौरान हुआन एक बार पीछे मुड़कर उस जगह को देखता है। उसकी आंखों में उदासी साफ नजर आती है। शायद उसे समझ आ रहा था कि कितने लोग वहां हमेशा के लिए रह गए हैं। उसके फादर भी कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। वो धीरे से अपने बेटे का हाथ पकड़ लेते हैं, जैसे बिना कुछ कहे उसे तसल्ली देना चाहते हो। फिर ज़ैंग चियन के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो सोचता है कि कुछ ही दिनों में हवा, बारिश और जंगली जानवर इन सब लाशों के निशान मिटा देंगे। जो लोग यहाँ मरे हैं उनकी यादें भी धीरे धीरे इस रेगिस्तान की रेत में खो जाएंगी। उसके बाद उसके मन में एक और गहरी सोच आती है। वो सोचता है कि शायद इन लोगों की आत्माएं अपने सारे पछतावों को छोड़कर किसी सुकून भरी जगह पहुंच जाएंगी, या फिर शायद उसकी तरह दोबारा किसी और दुनिया में जन्म ले लेंगी। लेकिन ये सिर्फ उसकी सोच थी। उसके लिए उन मरे हुए लोगों के लिए रुककर कुछ कर पाना मुमकिन नहीं था। इस सुनसान रेगिस्तान में उनके लिए उसकी यही छोटी सी खामोश दुआ और कुछ पल की सोच ही एक तरह की कंडोलेंस थी। फिर धीरे धीरे अंधेरा गहरा होता जा रहा था। रात का अंधेरा इस डेसोलेट वेस्टलैंड पर छा जाता है। ज़ैंग चियन ने एक छोटा सा कैंप फायर जलाया था, जिसके पास मर्चेंट और उसका बेटा आराम कर रहे थे। लेकिन हालात ठीक नहीं थे। मर्चेंट की सांसें बहुत भारी और तेज चल रही थी। ज़ैंग चियन उसे देखते हुए रियलाइज करता है कि इसकी हालत पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुकी है और बिना ट्रीटमेंट के ये 2 दिन भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन मजबूरी ये थी कि अगर वो घोड़े की स्पीड बढ़ाएंगे तो घोड़े के झटकों से उसके जख्म फिर से खुल जाएंगे। ज़ैंग चियन सोचता है कि मर्चेंट की ऐसी हालत इसलिए हुई क्योंकि घायल होने के बावजूद उसे घोड़े पर सफर करना पड़ा। उधर घायल मर्चेंट हुआन के सर पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे सांस ले रहा होता है। हर सांस के साथ उसके सीने में दर्द बढ़ रहा होता है। ज़ैंग चियन मर्चेंट से पूछता है, क्या ग्रीन माउंटेन हिल से पहले रास्ते में कोई और विलेज पड़ता है जहां हमें मदद मिल सके। मर्चेंट बताता है कि हाँ, एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम नामजैक लेक है। उनका मर्चेंट ग्रुप पहले वहीं रुकने वाला था। वो गांव इतना छोटा है कि वहां कोई टैवर्न तक नहीं है। पर ज़ैंग चियन सवाल पूछता है, एक छोटे विलेज में भी कम से कम एक डॉक्टर तो जरूर होगा, वहां पहुंचने में हमें कितना वक्त लगेगा। मर्चेंट कहता है कि अगर मैं बिल्कुल ठीक होता तो हम कल दोपहर तक पहुंच जाते, लेकिन मेरी इस हालत में आज जितनी स्पीड से चल रहे हैं उस हिसाब से कितना वक्त लगेगा मैं भी नहीं कह सकता। ज़ैंग चियन कैलकुलेट करता है कि अगर वो ठीक से चलें तो कल ज्यादा से ज्यादा शाम तक वहां पहुंच जाएंगे और वहां रुककर उसका इलाज करवाएंगे। मर्चेंट अपनी इस हालत पर गिल्टी फील करता है और ज़ैंग चियन से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उनका सफर धीमा हो गया। ज़ैंग चियन कहता है, मेरे वहां जाने की वजह तुम अकेले नहीं हो। ज़ैंग चियन अपनी नजर घुमाकर वहां पड़े हुए बैंडेड बॉस के सर को देखता है, जिससे पता चलता है कि उसकी दूसरी रीजन बाउंटी प्राइस क्लेम करना है। फिर सीन अगली सुबह शिफ्ट होता है उस बैटलफील्ड वाली जगह पर जहां 2 नए मिस्टीरियस लोग पहुंचते हैं, एक आदमी और एक लड़की जिसने बैम्बू हैट पहनी हुई थी। वो पूरे बैटलफील्ड का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जहां ज़ैंग चियन ने तबाही मचाई थी। लड़की एक डेड बॉडी को चेक करके बताती है कि इन लोगों की मौत कल दिन के वक्त हुई थी, और हैरानी की बात ये थी कि इन सब की मौत लगभग एक ही वक्त पर हुई है। उसके पीछे खड़ा आदमी आसपास पड़ी लाशों को देखकर डाउट में पूछता है, क्या ये सच में वही दुश्मन गैंग है जिनका हम लोग पीछा कर रहे थे? क्योंकि देखकर ऐसा लग
रहा था जैसे ये बैंडिट्स इस टूटी हुई कैरेज को लूटने की कोशिश कर रहे थे, तभी इन पर हमला हुआ। लगता है हमने इन्हें जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग समझ लिया था। इन्हें खत्म करने के लिए बस इतना ही काफी था। लेकिन लड़की उसे समझाती है, बात इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि ये लोग लूटपाट करते वक्त हमेशा 3 अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। पहले लूटते हैं और बाद में लूट का हिस्सा बांटने के लिए सब एक साथ मिलते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ उन 3 ग्रुप्स में से एक ग्रुप की डेड बॉडीज पड़ी हैं। पीछे खड़ा आदमी एक गहरी सांस लेता है और रिलीफ के साथ कहता है, चलो अच्छा हुआ इनकी तादाद थोड़ी कम हो गई। वैसे भी हम दोनों के लिए पूरे गैंग को खत्म करना कोई समझदारी वाली बात नहीं होती। फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों मार्शल अलायंस के लिए काम करते हैं। वो आदमी बोलता है, हमें अलायंस से मिले हुए एलिक्सिर की कीमत चुकानी होगी और अपना काम पूरी ईमानदारी से करना होगा, वरना अगर अलायंस ने अपना इनाम वापस मांग लिया तो हमारे पास चुकाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लड़की भी अग्री करती है कि उनके पास वापस करने को कुछ नहीं है। तभी उस लड़की को कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज मिलते हैं जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी से कहती है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। सीन को देखकर साफ पता चल रहा है कि कैरेज वालों ने बैंडिट्स के खिलाफ कोई खास रेजिस्टेंस नहीं कर पाया था, लेकिन बाद में इस फाइट में किसी तीसरे ने इंटरफियर किया था। ये कोई कैरेज का गार्ड या सोल्जर नहीं था, बल्कि कोई बाहर वाला था। आदमी शॉक हो जाता है और कंफर्म करने के लिए पूछता है, क्या तुम श्योर हो किसी एक शख्स ने इंटरफेरेंस की थी, कोई ग्रुप ने नहीं की थी? फिर उस लड़की का फेस रिवील होता है और वो एक सीरियस लुक के साथ बताती है, हाँ, ये सिर्फ एक इंसान था। और इसी सस्पेंस के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।